स्टार्ट दी वीकली करंट अफेयर्स, यानी साप्ताहिक करंट अफेयर्स। जो भी आपने पूरे हफ्ते जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई उनका पूरा घटनाक्रम हम आज इस सेशन में करेंगे। हाँ जी, रेडी एवरीवन, खूब बढ़िया से। और निश्चिंत रहिएगा, आप ये सेशन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बालकगण, आप याद करने के लिए भी कर रहे हैं। आपको सेशंस यहां याद भी हो जाएंगे, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, स्लॉट बुकिंग कर लिया आप लोगों ने? सो येस्टरडे यू गॉट द वीडियो, स्लॉट बुकिंग कैसे करते हैं, क्या होता है। हाँ जी, स्लॉट बुकिंग कर ली सभी ने? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो उम्मीद करते हैं स्लॉट बुकिंग कर ली होगी। जिन्होंने नहीं करी है अभी कर लेना, एक बरखा मैम का वीडियो है उसको देख लेना, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कैसे कैसे स्लॉट बुकिंग करनी है। स्लॉट बुकिंग मींस कि आपको आप किस समय पेपर देना है, और मतलब आपका शहर कौन सा है, और किस शहर आपको अपने मनमाने शहर में ही आपको दिया जाएगा। तो दैट इज गुड, अच्छी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा पक्का नहीं होता है कि मिलेगा ही मिलेगा, बट हाँ ऐसा है कि 80% केसेस में एसएससी अपने उन्हीं शहरों में जॉब दे रही है जिनमें बच्चों ने एक्सरसाइज किया हुआ है। 100% नहीं है, बट 80% भी होना देखा जाए तो एक काबिले तारीफ बात है कि आप बच्चों से पूछ करके आप उनको बता रहे हो, जॉब दे रहे हो कि आपको किस शहर में चाहिए, किस डेट में चाहिए। आप अपना डेट और अपना शहर खुद चुन सकते हैं, ये एक अच्छी चीज है। चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। यहाँ पर देखो भाई, ये रहा टेलीग्राम नोट आपका, ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वाले के लिए हमारे। यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, नोट्स बनाने नहीं है। ठीक, शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज से। सबसे पहले, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026, तो इसके लिए घोषित थीम क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल थीम अनाउंस फॉर द इंडियाज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026? इससे हमें यह भी पता चला कि ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी किसके पास आ रही है 2026 में, भारत के पास में। तो क्या आ जाएगा? देखो, ये विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर साहब, उन्होंने अभी इसका इनॉग्रेशन किया, और ऑफिशियल लोगो जो है इस बार का, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और ये खास इसलिए है क्योंकि इस बार ब्रिक्स के 20 साल पूरे हो रहे हैं, यानी दोहरा ये जो दशक है ये कंप्लीट हो रहा है। ये एक बड़ी बात है, 20th एनिवर्सरी। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी। स्टार्टिंग जब वो ब्रिक्स नहीं था, खाली ब्रिक था, फिर 2009 में वो ब्रिक्स हुआ। तो ब्रिक जो है ये 2006 में आया था, ऐसा। हाँ जी। और ऑफिशियल थीम इसकी क्या है? कुछ नहीं, नाम पे जाओ ना भाई, काहे पे। देखो, ब्रिक्स, BRICS, ऐसे याद रखो, खत्म कहानी। जैसे बिल्डिंग फॉर रेजिलियंट इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, हो गया ना भाई, खत्म कहानी। तो अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को खाली देखना है कि ब्रिक्स का बताओ भाई क्या है। तो हम बता देंगे भाई, ब्रिक्स है तो ब्रिक्स से बी से एक होगा, आर से दूसरा, ICS, ऐसे करके हो जाएगा बस। ठीक है, चले आगे। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं है, हो गया सवाल। अच्छा, ब्रिक्स की बात करेंगे तो मेरे भाई, अगर हम बात करें स्थापना कब हुआ, ब्रिक 2006 में, फिर 2009 में साउथ अफ्रीका की बात हुई, बट 2010 से ये ऑफिशियली जुड़ा है। और तो 2010 से ब्रिक्स हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि ब्रिक जो फाउंडेशन थी वो 2006 में डाली गई, तो उसके अब 20 साल हो रहे हैं। हाँ या ना? एकदम बढ़िया। चलिए, पहला सेशन इसका कहां पर हुआ था? देखिए, इसके लिए ना कुछ मेन ईयर्स हैं। 2006 हो गए, 2009 हो गया, और 2010 हो गया। तो 2009 में क्या हुआ है? पहली बार यहां पर इसका 2009 में पहला क्या हो रहा है? फर्स्ट समिट हेल्ड हो रही है। कहां पर हो रही थी? ये रशिया में हुई थी, इसकी पहली समिट रशिया में। और 2010 से क्या हुआ था? ये भाई कंप्लीट ब्रिक्स बन गया था, साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बन गया था, ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया था। ठीक बात है। चलिए, वेरी गुड। इसके बाद अभी हाल ही में ब्रिक्स प्लस आया है। अभी ये हाल की चीज है, अभी हाल ही में ब्रिक्स प्लस आ गया है। तो ब्रिक्स प्लस में 5 नए देश 2024 से ऐड कर दिए गए हैं ब्रिक्स प्लस में। तो ब्रिक्स प्लस, देखो, तो इसका मतलब क्या होता है? जब भी प्लस बोलेगा तो यहां 5 नए देश आए हैं। 2 ई से है, एक आई से, 2 ई से, और 2 ई से, दो एक आपका बेसिकली क्या, सारे मिडिल ईस्ट वाले हैं, ऐसे याद रख लो तो ज्यादा इजी है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। ये तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट हो गया, इथियोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, एंड इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, और एक और कौन सा आ गया? यूएई। तो इनको ना ब्रिक्स प्लस के नाम से जानते हैं भाई। यहां तक समझ गए? तो ये 1 जनवरी 2024 से ये फुल मेंबर्स बन चुके हैं ब्रिक्स के। तो अब खाली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका नहीं है, अब साथ में ब्रिक्स प्लस जो है ये भी इसके मेंबर हो चुके हैं। तो 10 है अब हमारे पास में कुल मिला करके। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़े। वेरी वेल डन। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर लेट्स सी, सो व्हाट डू वी हैव। हाँ, चलो,
तो ये आ जाएगा हमारे पास में ब्रिक्स प्लस, ये पूरी सारी कहानी हो गई और ये इनका एक्सपेंशन है। नाउ इधर आते हैं, ब्रिक्स का गठन देख लीजिए एक बार। पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? 16 जून 2009 में याकेटिनबर्ग रशिया में। और ब्रिक्स प्लस में इन 5 मेंबर्स को प्रपोजल दिया गया है कि भाई साहब आप लोग भी अब ज्वाइन कर लीजिए। लेटर ऑफ इंटेंट सभी ने एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। कुछ फुल टाइम मेंबर बन गए हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया में है, बट लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो सभी के पास से आ चुका है। अब समझेंगे एक और चीज। देखो यार, पेपर का जो पैटर्न है, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमटीएस जीडी एंड हाउ मेनी ऑफ योर मेन ड्रीम इज सीजीएल? दोनों के पेपर्स में जो डिफरेंस है इसको पहचानो। इनकी तैयारी में आपका एक फाउंडेशनल डिफरेंस है। अगर आप एमटीएस जीडी कर रहे हैं तो आपसे ऐसे फैक्ट्स, अभी क्या है ना, आप ओवर प्रिपरेशन से घिर जाते हैं थोड़ा सा। जो हमारा एमटीएस जीडी और समटाइम्स सीएचएसएल का 30-40% पेपर, उनमें ऐसी फैक्चुअल चीजें आती हैं, ये वाली चीजें आती हैं। सीजीएल सीएचएसएल जैसे एग्जाम या एनटीपीसी जैसे एग्जाम, ये आपका कभी नहीं टेस्ट करते कि आपको कितना रट्टाफिकेशन आपका कितना स्ट्रांग है। एमटीएस जीडी में टेस्ट होगा कि आपका कितना रट्टाफिकेशन स्ट्रांग है। यहाँ वन लाइनर ट्रिविया बोलते हैं, ट्रिविया का मतलब होता है फैक्ट इंफॉर्मेशन। तो ट्रिविया जो है वो एमटीएस और जीडी में पूछा जाता है। लेकिन जो एनटीपीसी हो गया, सीजीएल हो गया और सीएचएसएल का हाफ पोर्शन आप बोल सकते हैं, यहां क्या आएगा? यहां सबसे अगर मैं इस न्यूज को अगर एनालाइज करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज सीजीएल में क्या पूछेगा? सीजीएल में ब्रिक्स बोलेगा और बोलेगा, ऑप्शन होंगे, स्टेटमेंट होंगे, बोलेगा बताओ क्या ये ब्रिक्स की स्थापना ईयर नहीं पूछेगा, ऑप्शन देगा, बताओ ये सही है कि नहीं है कि ये ब्रिक्स का 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे थे। वहां पर ये ब्रिक्स का, ये आपका ब्रिक्स प्लस के बारे में पूछेगा। ब्रिक्स प्लस के बारे में एमटीएस में नहीं पूछेगा, जीडी में नहीं पूछेगा, क्योंकि ब्रिक्स प्लस से वो ये आपको ये समझना चाह रहा है कि बच्चा ये समझता है क्या कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन और रोल अब कौन कौन सी कंट्रीज में हो चुका है। क्या वो जियो पॉलिटिक्स समझता है कि अब इंडिया के किन नेशन से अच्छे ऐसे फ्रेंडली व्यवहार है, जो कि इकोनॉमी वाइज उनके फ्रेंडली व्यवहार है, जिसमें उनको ये लोग आपस में ये लोग मदद करेंगे इकोनॉमी वाइज। तो आपसे अगर एसएससी सीजीएल में पूछेगा, समझो गलती क्या होती है ना, आप लोग ओवर बर्डन ऑफ फैक्ट्स हो जाते हो। सीजीएल में आपको फैक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, कम पढ़ने हैं। सीजीएल सीएचएसएल में फेज में आपसे, एनटीपीसी में आपसे ये चीजें पूछेगा, उसके लिए ये वाला पॉइंट बहुत खास है। अगर आप यहां बात करेंगे एमटीएस के लिए, जीडी के लिए, ये आपके लिए ये वाला पॉइंट है, समझ गए। सीजीएल में इसको पूछेगा, घुमा करके पूछेगा, बोलेगा बताओ क्या इनमें से स्टेटमेंट सही वाला पहचानो, क्या इसमें इसको अभी फॉर्मेशन हुए इसके या इस बार का जो सेशन है वो इसका 18th सेशन है या 18 इयर्स ऑफ फॉर्मेशन हो गए, वो ऐसे पूछेगा आपसे। तो दिस यू शुड नो कि हाउ इन योर एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आइए, तो फैक्ट्स पे ना कम फोकस करेंगे सीजीएल एस्पिरेंट्स, प्लीज मेक श्योर। और ये मैं टाइम एंड अगेन आपको हर बार इंफॉर्म करता रहूंगा कैसे करना है, ठीक है। फैक्ट्स पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, रादर देन रैशनैलिटी, सोच के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। आइएगा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आप सुनिएगा। इफ इट इज एमटीएस और जीडी तो पूछेगा खाली रैंक बताओ। देखो हेनली पासपोर्ट ऐसा दिखता है ना, एच, हाँ या ना। और मेरे भाई दुनिया गोल है पूरी, तो आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं पासपोर्ट से, हाँ या ना। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, क्या बन गया? 80, हाँ या ना। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी आ गई? 80। पुराना वाला भूल जाओ, क्योंकि साल में 2 बार आते हैं। आपने कुछ दिन पहले वाहिया ट्रिक्स में एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखा था, लेकिन अब वो साल में 2 बार आते हैं, तो पिछली बार की रैंकिंग थी, अब ये नई रैंकिंग आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या है, ये देखो कुछ नहीं, हेनली ऐसे होता है, एच होता है ना, ऊपर ऐसा जोड़ दो, नीचे ऐसा जोड़ दो, तो ये क्या आ गया? ये इधर आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारा पेपर एमटीएस जीडी है तो ये खाली आपसे सीधे रैंक पूछेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द सीजीएल एनटीपीसी पार्ट, यहां पर ये पूछेगा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से हम ये पासपोर्ट का फ्रीडम दिखाता है, कि आपको रीजन पूछेगा कि इसका असली मतलब क्या है। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जो है ये पासपोर्ट हमारा कितना मजबूत है, हम कितने देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो उसमें लिखा होगा कि हम 55 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ये सीजीएल और एनटीपीसी में आएगा। तो हमारा रैंक आ गया है 80, हम 55 देशों में। और एक और चीज, अच्छा अब देखो, आज इधर जो सवाल आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि 3 स्टेटमेंट लिखे होंगे, आपको बताना होगा कौन सा एक सही है, 2 सही है, तीसरा सही है। 2 स्टेटमेंट आप लोग सही कर ले जाएंगे, इसकी रैंक जो है वो है 80, और इसका जो ये है कितने देशों में है, तो 55 देशों में। तीसरा जो आप नहीं सही कर पाएंगे वो ये होता है कि भारत को, क्योंकि ये देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड निकालता है, तो भारत को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश रहती है। तीसरा जो पॉइंट 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट सीजीएल एंड एनटीपीसी, कि भारत को जो इसमें नाइजीरिया और अल्जीरिया के साथ में रखा गया है, और ये बात सच है।
जो हमारा 80 रैंक है ना, ये असल में नाइजीरिया और अल्जीरिया का भी है। ये एमटीएस जीडी में कभी नहीं पूछेगा, नाइजीरिया और अल्जीरिया का भी है। तो ये सीजीएल और एनटीपीसी के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा कि जियोपॉलिटिकली हमको क्या नीचा दिखाया जा रहा है। हाँ, हमको नीचा दिखाया जा रहा है, इसीलिए 80 स्थान पर रखा हुआ है अल्जीरिया और नाइजीरिया के साथ में। माने वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है भाई, वो डेवलप्ड भी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के साथ में हमको रखा जा रहा है, हमें उनके साथ बिठाया जा रहा है। तो ये अपमान है एक प्रकार का। यू शुड अंडरस्टैंड दिस, थिंकिंग मेच्योरिटी शुड बी देयर, ये है। तो मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि ऑफ लेट आई हैव सीन आप रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स पे, एमटीएस का बच्चा है वो भी ये याद किए जा रहा है, सीजीएल का बच्चा है वो भी ये याद किए जा रहा है। रिलैक्स, आपको हर चीज नहीं याद करनी है। यू सीजीएल के हैं आप, तो यू नीड द एग्जामिनेशन इज टेस्टिंग द थिंकिंग मैच्योरिटी। एक हफ्ता हो गया सारे 2025 के पेपर्स को एनालाइज करते हुए, एंड दिस इज द थिंग दैट आई हैव रीच्ड ऑन टू, कि दोनों के पेपर में चीजें पूछने का सेम चीज से पूछेगा, बट चीजें पूछने का तरीका अलग होगा दोनों के पेपर में। तो आपको पढ़ते टाइम आपको ये इंटेलेक्ट डेवलप करना है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें कैसा पूछता है, ये उससे आप ओवर प्रिपरेशन से आप बच जाते हैं। ओवर प्रिपरेशन किल्स योर एंथुजियाज्म। आएंगे, 88th हो चुका है, समझ गए। तो 55 कंट्रीज में हम वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और इसमें सबसे ऊपर किसको रखा गया है? देखिए, आप जब सबसे ऊपर होते हैं तो आप गाना गाते गाते आप कहीं भी पहुंच जाते हैं, तो सिंगापुर। आप गाना गाते गाते सिंग करते हुए कहीं भी पहुंच गए तो सिंगापुर, सिंगापुर को सबसे ऊपर रखा गया है। यहां तक हो गया, चलिए शाबाश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, आइएगा। दिस सो हेनले पासपोर्ट एंड पार्टनर्स, ये कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स जारी करते हैं। और ये क्या है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा के ऊपर आधारित होता है ये। एंड पासपोर्ट में क्या है? वीजा फ्री एक्सेस दे देता है ये, कि आप कितने देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। जैसे भारत, आप थाईलैंड जाना, आप वीजा फ्री चले जाओ, नेपाल जाना वीजा फ्री चले जाओ, ऐसे करके 55 ऐसे देश हैं जो हमसे बोलते हैं कि आप वीजा फ्री हमारे वहां आ सकते हो। ठीक, आइएगा। फिर आते हैं, पाकिस्तान ने किस वर्ष एक अवैध सीमा समझौते के तहत शख्सगाम वैली जो है इसका क्षेत्र चीन को सौंप दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपको बताता हूं ज्योग्राफी का जो पेपर बनता है वो पूरे 2025 में कैसे बना है। करंट ज्योग्राफी से आपको करंट अफेयर्स, इस बार एक क्वेश्चन बोल दूं आपको, 100% ज्योग्राफी में जो आएगा, 100% आएगा इस बार ज्योग्राफी में। इस बार ज्योग्राफी में आपके पास प्रश्न आएगा कि बताइए माउंट केटू जो है वो इनमें से किस वैली के पास है? आप सोच रहे होंगे ये क्या रिलेशन है इसका, है मेरे भाई। सो एग्जाम का एक बड़ा फेवरेट पैटर्न बना है करंट अफेयर्स के जीके को, करंट अफेयर्स से ज्योग्राफी को लिंक करना, करंट अफेयर्स से ज्योग्राफी को लिंक कर देना। तो जितना भी चीजें हो रही, जैसे पिछली बार उसने चाबहार पोर्ट के ऊपर सवाल पूछे, इंटरनेशनल एनर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर आईईएमसी के ऊपर सवाल पूछे, यानी जो चीजें करंट अफेयर्स में थी ज्योग्राफी वहां से निकाली है। ज्योग्राफी में पता है 2000 इसमें 25 में कितने सवाल आए हैं ज्योग्राफी में? ज्योग्राफी टर्न्ड आउट टू बी द सिंगल लार्जेस्ट सेक्टर, 275 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी अलोन। अकेले ज्योग्राफी के 275 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में, जिसमें से रफली 70 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। मतलब आपको इसका मतलब ये नहीं है सर ने बोला करंट अफेयर सारा करंट अफेयर्स पढ़ लेना है। अच्छा एक चीज बता दो, मैं अभी आपको ना न्यूज के साथ साथ ये बताता जा रहा हूँ, आई टेल दिस फॉर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन से करीब, ताकि एक बेसिक आइडिया मिल जाए करंट कैसे पढ़ना है। शैल आई कंटिन्यू दिस ना? ऐसा बोर तो नहीं हो रहे हो ना इससे? दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? बोलो भी, ऐसा बोर तो नहीं हो रहे ना इससे? ये जरूरी है इसलिए बताने के लिए कि क्या क्या चीजें, है ना? ठीक है भाई, चलो। एयरफोर्स मेडिकल वैकेंसी आई हुई है बट ओनली इंग्लिश है, तो क्या करें? अरे हमारे पास सारा इंतजाम है, रुक जाओ, जखीरे से निकालते हैं। ऑफलाइन कमेंट करना भाई, इसके लिए बताएंगे क्या करना है। चलिए, ओके ओके, हाँ जी, यस। भवानी भवन भाई, बहुत जल्दी न्यू बैच आएगा, आएगा आएगा मेरे भाई। तुम समझो ना, बिना इस इन सब तैयारियों के नहीं निकाल सकते। एक एक लाइन को मैंने खुद से पढ़ा है, 1200 से ऊपर सवाल थे, खुद से सारे सवाल पढ़े, 1200 नहीं 2500 के ऊपर है करंट अफेयर स्टैटिक मिला के, सारे सवाल खुद से पढ़े हैं तब डिजाइन कर रहे हैं वो, इसलिए इट विल जस्ट टेक 1 or 2 more days, दैट्स इट। अच्छा चलो, तो क्या अब यहां पर देखो क्या है, तो अब क्या है, पाकिस्तान ने कौन से साल में अवैध सीमा, ये हुआ क्या है समझो। अभी पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो शख्सगाम वैली है ना मेरे भाई, ये ट्रांस काराकोरम जो ट्रांस हिमालयन रेंज है ना, तो उसके बिल्कुल करीब है। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, 62 में हमारा वॉर हुआ था, 1962 में, 1962 में वॉर हुआ, जिसमें क्या हुआ, चाइना के साथ में वॉर हुआ था ना। और पाकिस्तान ने क्या किया कि यहां पर अगले ही साल 1963 में क्या किया, पाकिस्तान के पास ये वैली थी, पाकिस्तान ने उठा करके ये वैली चाइना को दे दी 1963 में, अगले ही साल, सिर्फ हमको जलाने के लिए। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है ये समझो।
मेरे भाई जो केटू है ना वो बिल्कुल शक्सगाम वैली के करीब है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है, आपको ये पता है कि हमारे पास एक ट्रांस हिमालय रीजन है। ट्रांस हिमालय रीजन का मतलब होता है काराकोरम, लद्दाख और जस्कर। इसको हम ट्रांस हिमालय रीजन में बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक बात है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो शक्सगाम वैली है ना वो यहां पर है, इस जगह पर है शक्सगाम वैली। अब ऐसे करने से क्या हुआ कि अब जो चाइना क्या कर रहा है, इस एरिया में रोड बना रहा है। चाइना रोड बना रहा है शक्सगाम वैली में। अगर चाइना शक्सगाम वैली में रोड बना रहा है तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि मेरे भाई हमारा सियाचिन ग्लेशियर वहीं पड़ता है। अभी तक सियाचिन ने ना हमें बचा के रखा हुआ है, नहीं तो ये पगलू और चकलू पाकिस्तान और चाइना ये हमारी खोपड़ी पे बैठ जाएंगे एकदम। बीच का एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे पास में है और हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वहां पहुंचना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन इनके पास शक्सगाम वैली होने की वजह से चाइना यहां पर रोड बना रहा है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ी चिंताजनक बात हो रखी है और ये अभी चल रहा है। तो करंट अफेयर्स का पार्ट क्या हो गया? करंट अफेयर्स ये नहीं है कि कब सौंपा, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। करंट इवेंट है कि शक्सगाम वैली में हलचल चाइना के द्वारा। बच्चे को ये समझ आ रहा है कि इंडिया के लिए क्यों मुश्किल है ये। इस सीजन में पूछेगा बताओ कि इनमें से किस वैली के पास में सियाचिन ग्लेशियर एसोसिएटेड है। दैट इज व्हेन यू थिंक कि ज्योग्राफी में ऐसा अलग सा क्वेश्चन कैसे आ गया यार। सियाचिन के आसपास के क्या आप ग्लेशियर भी रटने पड़ेंगे, या क्या आप सियाचिन के आसपास वैली भी रटनी पड़ेंगी? एंड देन यू स्टार्ट द ओवर प्रिपरेशन मॉड्यूल कि सारी वैली चलो रटो भारत की। गलत है वो, समझ गए ना क्यों गलत है? इट इज ऑल करेक्टेड टू द करंट अफेयर्स नाउ। सो इट इज 1963 आ गया। शक्सगाम वैली कहां है? केटू के पास में है। और दूसरा क्या है? चाइना के कंट्रोल में है। 1963 में ये चाइना के पास पहुंच गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी वेल डन। नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं हम लोग। यस, सियाचिन भी वही है एग्जैक्टली। तो केटू पर्वत दुनिया की दूसरी सबसे लंबी चोटी। सबसे लंबी चोटी कौन सी है मेरे भाई? माउंट एवरेस्ट। सेकंड कौन सी है? केटू। भारत में कौन सी है? ना तो माउंट एवरेस्ट है ना केटू है। भारत में कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है। ठीक है, तो ट्रांस काराकोरम ये देखो यहां पर। अब है क्या शक्सगाम वैली जो है ना, देखो ये है आपका केटू। शक्सगाम वैली ये वाला पार्ट आ गया यहां पर। ये शक्सगाम वैली है इस जगह पर। अब ये वाला पार्ट उन्होंने दे दिया। अगर यहां इन्होंने सड़क बना ली, अब यहां सड़क बना ली तो प्रॉब्लम आएगी कि ये सीधे यहां घुस जाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ी चिंताजनक विषय है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच में व्यापार घाटा बढ़कर कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? ये व्यापार घाटा होता क्या है? देखो यार, बड़ी सिंपल सी कहानी है मेरे भाई। अगर मान लो मैंने तुमसे ना, देखो मैंने तुमसे 20 रुपए का सामान मैंने खरीदा तुमसे, ठीक है। लेकिन मान लो क्या हुआ, तुमको लगा अरे वाह ये तो मेरे साथ अच्छा बिजनेस करते हैं, मैं इनसे सामान खरीदता हूं वो मुझसे सामान खरीदते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मैंने तुमसे मैंने तुमसे 20 रुपए का सामान खरीदा, लेकिन उसके बदले में क्या किया, मैंने 500 रुपए का सामान तुमको चिपका दिया ट्रेड के नाम पर। अब यहां पर क्या हुआ, मेरा तो मुनाफा हुआ लेकिन तुम्हारा, और तुम खाली की रिलेशन अच्छे हैं, हमारे फाइनेंशियल रिलेशन है, इस मारे टेक्निकली देखा जाए तो तुम 480 रुपए के घाटे में गए हो। बोलो हाँ या ना? इस ट्रेड में तुम्हारा घाटा हुआ है क्योंकि मुझसे क्या तुमने मुझसे खरीदा ज्यादा है लेकिन मुझको बेचा कम है। ये बात समझ आ रही है? बल्कि इसी को बोलते हैं इसी को बोलते हैं क्या? ट्रेड डेफिसिट माने व्यापार घाटा, और कुछ नहीं। फैंसी टर्म है सुनने में, है बड़ा सिंपल सा। माने क्या कि भाई साहब, खरीदा ज्यादा बेचा कम। तो चाइना के साथ में हमारा यही सीन है। हमने उनका 133 बिलियन डॉलर, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। एग्जामिनर अगर आप देखो एमटीएसजीडी, इट विल ओनली आस्क फैक्ट पूछेगा, बताओ कितना है, कितना ट्रेड डेफिसिट है। सीजीएल, फेज, एनटीपीसी, इट विल आस्क बताओ कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ना, चाइना का कितना था, इतना कितना था। ये इसलिए नहीं पूछ रहा है कि आपको फैक्ट रटवाने के लिए जा रहा है, वो इसलिए पूछ रहा है ताकि आपको ये पता है ना कि ट्रेड डेफिसिट के रीच आउट कैसे करते हैं, वो इसलिए पूछता है। आप सोचते हो कि नंबर्स रटने के लिए बोलता है कमीशन, इसलिए हमसे ये सब नंबर्स पूछता है, नहीं। तो यहां पर आ जाएगा 100, यहां पर क्या बोलते हैं, 133.5 अरब डॉलर। इतना हमने उनसे क्या किया है, इतना हमने उनसे सामान खरीदा है हमने, इंडिया ने। और बेचा कितना है उनको? बहुत अच्छा खासा बेचा होगा? नहीं, मात्र 17.5 अरब डॉलर। तो मेरे भाई बात ये आई कि हमने तो उनको 133.5 अरब डॉलर हमने उनको दे दिए। मतलब चाइना से हम माल इतने रुपए का इंडिया आ गया, और इंडिया से खाली 17.5 अरब डॉलर का खाली यहां पर गया हुआ है। अब भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गया फिर, है ना? इतना हमसे, मतलब इतना तो डिफरेंस आ गया। तो अब देखो हम कितने घाटे में आ गए। माल लिया 133 का, बेचा खाली 17, तो क्या आ गया? 116 हो गया ना। बस ऐसे ही होता है, 116 बिलियन डॉलर। यही इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ में। तो क्या आ गया? 116 अरब डॉलर। हाँ जी, आपको बात समझ आई? क्या बोलते हैं व्यापार घोटाला होता क्या है, कैसे आता है? वेरी वेल डन।
ठीक है, तो इंडिया चाइना, अच्छा अब सुनिएगा, अब दूसरी बात आती है, क्वेश्चंस का लेवल क्यों डिफिकल्ट होता जाता है? कुछ नहीं, जब ट्रेड डेफिसिट है, एक स्टूडेंट के दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, ऐसा क्या हम खरीद रहे हैं चाइना से? आपके पास अगला स्टेटमेंट ये बनेगा, एमटीएस जीडी में नहीं बनेगा, एमटीएस जीडी यहां तक बहुत हो गया, इतना बहुत है एमटीएस जीडी के लिए, बस सीजीएल एनटीपीसी फेस, इनको पास क्या बनेगा? इनके पास बनेगा कि इनके मन में प्रश्न आना चाहिए, ऐसा हम क्या खरीद रहे हैं चाइना से जो हमको इतना महंगा पड़ रहा है? समझिएगा, हम क्या क्या खरीदते हैं, मेन 3 आइटम आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल खरीद रहे हैं। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना से जो माल इंडिया आ रहा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक आता है, जो आप जानते हो, हर कोई जानता है, मशीनरी आती है, ये भी थोड़े लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अब यार ये क्या बवाल है भाई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मेरे भाई इंडिया एक मेडिसिन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनने जा रहा है, माने दुनिया में सबसे ज्यादा दवाई अगर कोई बनाएगा तो वो हम बनाएंगे, हम ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता है उसका रॉ मटेरियल कहां से खरीद रहे हैं? चाइना बिना ये काम करे ही हमसे आगे निकल रहा है। कैसे? इसका जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का मतलब होता है, जो उस दवाई को बनाने के लिए जो कच्चा सामान चाहिए होता है, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो अपन चाइना से खरीदते हैं। समझे? तो जिस दिन चाइना ने अपनी सप्लाई काट दी, हमको देने से मना कर दिया, तो उस दिन जो हम सपना देख रहे हैं ना कि हम विश्व गुरु बनेंगे मेडिसिन सप्लाई में, ऐसी की तैसी हो जाएगी हमारे सपने की, बिकॉज उसका रॉ मटेरियल ही हम खरीदते हैं चाइना से। समझे? तो ये चीज है। अच्छा, हम क्या बेच रहे हैं उनको? लोहा कॉटन केमिकल। ये इंडिया जो बेचता है लोहा कॉटन केमिकल, इंडिया इज आयरन कॉटन केमिकल, ये बेचता है इंडिया। आ गया बालकगण बढ़िया से? बस, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट कहानी, अब देखो, अब आपको आइडिया रहेगा, ठीक, अब कितना लोहा बेच देंगे यार? पता है चाइनीज स्टील हमसे 10 गुना ज्यादा अच्छा है। क्यों? चाइनीज स्टील हम खुद, जो हमारे वहां प्राइवेट जो कंपनीज है ना, वो चाइनीज स्टील को इंपोर्ट करती हैं बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनका स्टील ना स्ट्रेंथ उतनी होती है लेकिन हल्का होता है। हमारा लोहा जो है वो है क्या, ताकत तो अच्छी है लेकिन हमारा लोहा भारी बहुत है। और आप जानते हैं भारी चीज से कंस्ट्रक्शन करना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि भूकंप व किसी भी स्थिति में उसके गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये लोग हमारा लोहा तो लेते हैं लेकिन उस लोहे को ना यूज नहीं करते उसमें, उस लोहे को उसमें क्या बोलते हैं, बिल्डिंग में नहीं यूज करते उसको। चलिए, और उसके बाद आता है आपका कॉटन और केमिकल, बस ये है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। तो अगर देखा जाए ना, हम अगर कल बंद कर देना अपना एक्सपोर्ट तो इनको खासा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये बंद कर देंगे ना तो हमको आंखें आ जाएंगी कि सूख जाएंगे हम, हमारा फार्मा बैठ जाएगा उस समय। तो वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन चाइना। आइए, तो ये आप देख लीजिए, इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन है? चीन और अमेरिका, दोनों ही धोस देते रहते हैं। चीन और अमेरिका, ये दोनों सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा माल हम इन्हीं को बेचते हैं। चाइना की करेंसी क्या है? एमटीएस वाले भाइयों आ जाओ, जीडी वाले भाइयों ये रेनमिनबी, एसएससी वाले दूर रहेंगे, सीजीएल वाले दूर रहेंगे इनसे। समझ, अब आपको धीमे धीमे समझ आ रहा है? व्हाट आर द फैक्ट्स दैट यू डू नॉट नीड टू लर्न? गॉट द पॉइंट? है क्या ना, साथ में पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, आप भी सारे फैक्ट्स रटने बैठ गए। और इधर बेचारे एमटीएस जीडी वालों के लिए क्या हुआ, वो उनका लेवल, उनको वो सोच रहे हो, ये भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसा भी सोचना पड़ेगा। काम ही नहीं है, दोनों पेपर में डिस्टिंक्शन है, एक में सोच देखी जा रही है, एक में मेमोरी देखी जा रही है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। चलिए, शाबाश, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर आता है नेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज इज डन, आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है इंटरनेशनल की, इतनी आपके पास काफी है, और जितना मैं न्यूज पढ़ा दूं उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं, जरूरत नहीं होती, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सब पढ़ा देंगे हम आपको। आओ, राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का 8वां सम्मेलन है। इसका मतलब क्या है? जो कॉमनवेल्थ स्टेट्स हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस, साहब कॉमनवेल्थ क्या होते हैं बताते हैं अभी। तो जो कॉमनवेल्थ, कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, इसका अर्थ क्या हुआ पहले ये समझो। यहां पर ना एक शब्द आ रहा है आपका कॉमनवेल्थ, ये है राष्ट्रमंडल। तो हुआ क्या था भाई, जब अंग्रेज आजाद हुए तो अंग्रेज बड़े मतलब थे तो लालची लोग, तो खाली उन्होंने एक ही देश के ऊपर उन्होंने कब्जा नहीं कर रखा था, उन्होंने कई सारे देशों के उन्होंने कब्जा कर रखा था। तो वो सारे देशों का जो लगभग 54 देशेस हैं, 54 के करीब हैं देश, तो उन सारे देशों के समूह को हम कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशंस बोलते हैं। माने जितने नेशंस के ऊपर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था और अब वो आजाद हुए, तो उनको कॉमनवेल्थ माने राष्ट्रमंडल बोलते हैं। अंग्रेजों ने बोला कि हम तुम्हारा एक ग्रुप बना देते हैं ताकि हम ध्यान रखेंगे, तुम डेवलप हो रहे हो, ऐसी की तैसी, कुछ नहीं ध्यान दिया इन्होंने, ऐसी की तैसी करी बिल्कुल एकदम। तो इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। यहां तक समझ आया? अब सुनो, स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अर्थ क्या हुआ? आमतौर पर देखो, जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बनते भी हैं और हम बनाते भी हैं। तो हमने, क्योंकि सब इन सारे 54 56 देशों ने ना कॉमनवेल्थ को देखा, मतलब अंग्रेजों को देखा हुआ है, तो हम सब ने अपने वहां पार्लियामेंट ना वो वाला लगाया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर करवाया, मतलब इनमें से ऑलमोस्ट हर नेशन में
लोकसभा और राज्यसभा दोनों चीजें हर नेशन में, नाम अलग अलग है हर जगह पर, क्योंकि ऐसा ही ब्रिटिशर्स के वहां था, तो हमने वही देखा, इतने टाइम तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, तो इसीलिए यही हुआ है। अब क्या है, इनमें जो ऑफिसर होता है, जैसे लोकसभा में स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन, इनको अपन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बोलते हैं। यहां तक आ गया? हाँ जी, शाबाश। चलिए, कल की क्लास की बोर्ड वाली पीडीएफ देख लूंगा भाई, अगर नहीं मिली है तो दे दूंगा, सेव तो करी थी मैंने वैसे। तो यहां पर क्या आ गया, इतना हो गया स्पीकर और इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर का। गाइस ये कहा, यहां तक क्लियर है ना? बढ़िया से मक्खन एकदम पक्का ना? ठीक है। तो अब क्या है, इसको कहां पर कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, कहां करेंगे मेरे भाई? सिंपल सी बात है, इसको हम भारत में कर रहे हैं इस बार। हाँ देखो, जहां का लोकतंत्र सबसे बड़ा होगा वहीं पर तो सबकी बात सुनी जाएगी ना, स्पीकर्स की बात सुनी जाएगी ना। बस ऐसे याद रखो, तो इंडिया का लोकतंत्र सबसे बड़ा है, तो इंडिया में ही इन सबकी बात सुनी जाएगी, बस हो गया। ठीक है, याद रहेगा ना? तो आंसर हो गया इंडिया। चलो, शुरुआत कब हुई थी? कनाडा में हुई थी। मतलब नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न, बस एक फैक्ट देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है एमटीएस जीडी के लिए। सीजीएल वाले भूल जाओ, एनटीपीसी वाले भूल जाओ, छूना भी नहीं सवाल इस फैक्ट को। भारत में लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। एमटीएस जीडी, कांस्टेबल, यूपी होमगार्ड, एसआई, आपके लिए ये जीवंत जड़ी बूटी है, आपके लिए ये 100% आएगा आपके एग्जाम में। दिस इज जीवी मावलंकर। आगे आते हैं, कॉमनवेल्थ आपको बता दिया ऑलरेडी, 56 देश हैं इस समय इसके अंदर, 56। हेडक्वार्टर्स कहां पर है? लंदन। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीजीएल एज वेल, सीजीएल एनटीपीसी, कि अब वो कितना कॉमनवेल्थ क्या है और उसकी रीच कितनी है, 56 देशों तक उसकी रीच है। आगे आते हैं। सो पशु उत्पादकता और डेयरी अनुसंधान में सुधार के लिए हाल ही में किस संस्था ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? Which institute has recently partnered with National Dairy Development Board to improve animal productivity and dairy research? A brilliant question. क्यों बताऊंगा अभी। अब ब्रिलियंट क्वेश्चन। भैया एसएससी सीजीएल का बैच आप मुझे बस 2 दिन दीजिए, मैं जब तक कंप्लीट नहीं करता ना उस तरीके को कि आपको क्या पढ़ाना है, तब तक नहीं ला सकता आपके लिए। मुझे 1 दिन और दे दीजिए, कल तक आ जाएगा, पक्का है। ठीक है, इधर मुझे समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है यार। सुबह 8 बजे यहाँ क्लास होती है, शाम 8 बजे मेरी रोजगार पे क्लास होती है। इसके बाद में मतलब अभी सुबह 8 बजे, रात 8 बजे, दोनों टाइम क्लास होती है मेरी यूट्यूब पे। फिर इसके बाद क्या है, एक दिन में लगभग 6 घंटे बैच में क्लास होती है, तो आप समझ रहे हो, 8 आवर्स ऑफ क्लासेस, देन 8 आवर्स ऑफ उनका कंटेंट, 16 घंटे ही हो गए। फिर आपकी रिसर्च जो इस नए बैच के लिए चाहिए, तो समय है ही नहीं, मतलब मिल ही नहीं पा रहा है। मैं जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर रहा हूँ समय। ओके ठीक है, चलिए शाबाश। ओके वेरी गुड। हाँ हाँ, महापैक में रहेगा, डोंट वरी, वो तो रहेगा, ये तो ऑब्वियसली है यार। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है नाउ, एक बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन आपको इस बार मिलेगा, बताएं क्या? सो देखो, करंट से कैसे चीज निकलती है, यहां से निकलेगा। बताइए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को क्यों, व्हेन एंड व्हाई स्थापित किया गया था? और ये सवाल आप सोचेंगे ये कैसे आ गया ऐसे, फिर आप क्या करेंगे, आप सारे बोर्ड्स को याद करना शुरू कर देंगे भारत के, और आप ओवर लर्निंग में पहुंच जाएंगे। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू हेयर। देखिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये न्यूज में क्यों आया, पहले ये समझो, ये बना क्यों था, ये समझ लोगे तो आप दूसरी चीज भी समझ जाओगे। एग्जामिनर वांट्स यू टू नो कि जब हमने मिल्क रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के टाइम पे, याद आ रहा है आपको, है ना? जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन के टाइम पे मिल्क रिवॉल्यूशन लेके आए थे, कब आया था मेरे भाई ये? डॉक्टर वर्गीस कुरियन के टाइम पर 1965 में। तो 1965 में इसको बनाया गया था, ताकि ये, इसी से तो वर्गीस कुरियन एसोसिएटेड थे। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को 1965 में बनाया गया था ताकि दुग्ध क्रांति को लाया जा सके। तो अब क्या है, और उसी समय पर एग्रीकल्चर के लिए भी आईसीएआर की जो स्थापना है ना, आईसीएआर तो खैर पुराना है, तो आईसीएआर के साथ में इसका टाई अप कराया गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कि जो हमारे किसान भाई हैं, इसका फाउंडिंग ईयर नहीं पूछेगा आपसे, इसका 1929 है, लेकिन पूछेगा नहीं, क्योंकि इसका कोई पर्पस नहीं बनता है, इससे सवाल बनेंगे। तो 19 यहां पर क्या है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी आय कैसे बढ़ाएं, अगर वो भी पशुपालन साथ में शुरू कर दें तो व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वो इसने लीड किया था इंडिया में। पूछता है, बताओ, या पूछेगा कि 2025 से भी आया हुआ, इंप्लीमेंटिंग बॉडी बताओ व्हाइट रिवॉल्यूशन की कौन है, तो वो ये है एनडी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965। इसलिए नहीं पूछ रहा है कि आपसे फैक्ट लर्निंग के बारे में जानना चाहता है, इसलिए जानना चाहता है कि आपको ये पता है कि नहीं कि मिल्क रिवॉल्यूशन जो है जब आया था, तो उसको, उसका प्रसार किसने किया था? बनाया वर्गीस कुरियन ने, लेकिन बॉडी कौन सी थी जिसने पूरे इंडिया तक में उसको फैलाया? वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था। अब वो दोबारा से करने जा रहा है, मिल्क रिवॉल्यूशन 2.0 की फिराक में है सरकार, कि ताकि दोबारा ऑपरेशन फ्लड 2.0 के फिराक में है सरकार, ताकि दोबारा से दुग्ध क्रांति को बढ़ाया जा सके। इसको बोल रहे हैं मिल्क रिवॉल्यूशन 2.0। इसलिए ये सवाल 110% एग्जाम में भी आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये आएगा मेनली, एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी, क्यों हुई थी, और मिल्क रिवॉल्यूशन से इसका क्या संबंध है, ये आएगा।
तो आईसीएआर, सीएसआईआर, नीति आयोग एंड ये कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, यहां से इनका टाई अप हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पर। स्टैटिक जीके हो आपने देख लिया, यहाँ पर एनडीडीबी का मुख्यालय, मुख्यालय पूछेगा तो पूछेगा यहाँ पर, क्योंकि अमूल की शुरुआत देखो, इसीलिए अमूल की शुरुआत भी देखो यहीं से हुई है। अमूल का मतलब क्या होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, माने आनंद से ही शुरुआत हुई है, इसीलिए इसको आनंद में रखा गया था। सो इट विल आस्क द क्वेश्चन इन अ वे कि आपके पास ये सारे फैक्ट्स कनेक्टेड है कि नहीं है, यू अंडरस्टैंड इट होलिस्टिकली और यू हैव डन द रोट लर्निंग। आओ चलो, तो ये सब देख लें। आईसीएआर का मुख्यालय छोड़ सकते हैं। एमटीएसजीडी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सीजीएल फेज एनटीपीसी छोड़ देना, इसको ये मत पढ़ना, इसकी स्थापना ये सब चीजें। फिर आएंगे 19 जनवरी 2026 को लॉन्च होने वाले रिपब्लिकन रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स का। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, इतना अच्छी न्यूज है ये कि क्या होगा ना, ये 110% एग्जाम का है इस बार का। क्यों, सुनो। हुआ क्या, तुम्हें ये पता है भारत जो है, हमारे पास भले पैसा कम हो, ठीक बात है, अग्रीड है, हमारे पास यूएस जितना पैसा नहीं है, जो साफ सी बात है। हमारे पास ये भी साफ सी बात है, चीन जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हम उनसे पीछे हैं। लेकिन एक चीज हमारे पास है जो उनके पास नहीं है, हम जिम्मेदारी से बात करते हैं, हम अनर्गल बयानबाजी फर्जी नहीं करते कभी भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कभी, मतलब कभी अभी रिपोर्टर्स ने, किसी ने उनको पीडोफाइल बोल दिया, उनको मिडिल फिंगर दिखा दी, तो आप एक प्रेसिडेंट है भाई, तो आप इस तरीके का व्यवहार, या फिर किसी को भी सनकी बोल देना, किसी को भी बोल देना कि अरे वो तो हमारे रहमो करम पे जिंदा है, इस तरीके की हरकतें अमेरिका करता है। चीन बिन मतलब में घुसता है दूसरों की जमीनों में। तो लेकिन अगर इंडिया की खासियत क्या है, हम रिस्पॉन्सिबल है ना। पश्चिमी हर इंडेक्स में हमको नीचा दिखाया जाता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो जेंडर गैप का हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर में क्राइम में हो, सब में नीचा दिखाते हैं। मेरे भाई हमने अब अपना इंडेक्स निकाला है, हमने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने बोला है हम अपना, अभी 19 जनवरी को इस इंडेक्स की शुरुआत हो रही है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, मतलब वो देश जो रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें 3 कैटेगरी आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये 3 कैटेगरी कौन सी है, ये सब लोगों से पूछेगा, हर कैटेगरी ऑफ एग्जाम से पूछेगा। तो 3 कैटेगरी भी बताऊंगा आपको। तो रिस्पॉन्सिबल में क्या है, मॉरली नेशंस कितने अच्छे हैं, पर्यावरण का कितना ध्यान दे रहे हैं ये लोग, मॉरली कितने अच्छे हैं ये लोग। और ये इंडिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, वो इसको लॉन्च कर रहे हैं, समझे। तो क्या आ जाएगा, और इसमें 154 देशों को इंडिया रैंक करेगा। अब तो ऐसी की तैसी हुई है ना। तो देखो ये अच्छा आंसर है, इससे देखो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा उनको, लेकिन एटलीस्ट ये तो है कि हमारे इंडेक्स में आपका स्थान जो है वो नीचे है, वहां बैठे हुए हो तो पहले बात हमसे, बात ऊपर ऊपर पहले ऊपर पहले उसके बाद बात करना, मेरे पहले लेवल पे आके बात करना उसके बाद, तो हम भी बता पाएंगे ना, वहां बैठे हो तुम। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों का सैन्य नहीं, रिस्पॉन्सिबल नेशन, तो रिस्पॉन्सिबल मतलब मोरालिटी सही तो होगा ना। तो दुनिया के सबसे अमीर देश ना, नैतिक आचरण, शासन और वैश्विक जिम्मेदारी, ये हो जाएगा। बोलो बात समझ आ गई है, शाबाश। स्लॉट बुकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा तो एक बार करना, अभी मैं एक बार टीम को बोल दूंगा, उनसे कनेक्ट कर लेना एक बार, आपको वो कनेक्ट बात कर लेना उनसे, वो करवा देंगे, कहीं दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। चलिए शाबाश यार, आगे बढ़े जाए। वेरी गुड, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं मेरे भाई, यहां तक आपने देख लिया है मस्त बंदास बेहतरीन जबरदस्त तरीके से। आइएगा अब मूव होते हैं नेक्स्ट कहानी पर, ठीक है। सर ग्रुप डी के लिए बैच, यूपीपी का बैच, अरे भैया अंत में बैच की बातें, सब अंत में, सब अंत में, बिल्कुल एंड में हम पक्का बता देंगे सब कुछ, लेकिन पहले यहाँ सब देख लो यार। अच्छा तो अभी क्या आ जाए, कौन कौन देखेगा इसको। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फेडरेशन फाउंडेशन, ये आपका नई दिल्ली में है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन वो इसको बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें 100% आएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल नया है, कुछ पुराना नहीं है, इंडिया बना रहा है इसको, तो ये सारे एलिमेंट्स एग्जाम में आएंगे। मानव विकास सूचकांक एचडीआई जो है, ये यहाँ से ये भी आपसे पूछा जाता है। तो एचडीआई जो है ना, इसको किसने लागू किया था, पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे, महबूब अल हक। हालांकि बड़ा अजीब लगता है, पाकिस्तान का आदमी ह्यूमन डेवलपमेंट की बातें कर रहा है, बट येट इट्स ट्रू इट इज व्हाट इट इज। पर भारत की पहली पहल है आरएनआई इसमें, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ मेरे भाई, हाल ही में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि पीएम केयर्स फंड को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है कि नहीं है। लोगों ने बोला कि भाई पीएम केयर्स में जो डोनेशन गई है भाई, पता चलनी चाहिए, पता चलनी चाहिए। तो देखो पीएम कहाँ रहते हैं, दिल्ली में, तो खत्म कहानी, दिल्ली हाईकोर्ट ये आंसर देगा। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली आंसर देना यार, ये तो आंसर तो फिर बहुत आसान चीज हो गई ना। आपको एग्जामिनर यहाँ पे समझता है कि आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे क्यों बातें हो रही हैं, यहाँ से आरटीआई एक्ट का सवाल बनता है। यहाँ से आरटीआई एक्ट कब आई थी, बोलिएगा, आरटीआई एक्ट कब आई थी। और आरटीआई एक्ट में ही कहा गया है, आरटीआई एक्ट मेरे भाई आई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आई थी। उसके तहत ये बोला है पहली चीज कि कोई भी चीज अगर पब्लिक होनी है तो वो सरकारी होनी चाहिए, पहली चीज तो ये। और दूसरा बात ये है कि पीएम केयर्स फंड जो है ना, पीएम केयर्स, ये कोविड में लॉन्च हुआ था 27 मार्च 2020 में, आपको डेट नहीं याद रखनी है, आपसे डेट नहीं पूछेगा।
मैं लिख दे रहा हूं बस ऐसे ही, आपको डेट पूछेगा नहीं। 27 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ था ये कोविड में, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर्ड फंड है, लेकिन सरकारी फंड नहीं है। सरकारी फंड वो होता है जो गवर्नमेंट नहीं, जो पार्लियामेंट अगर क्रिएट कर रही है तो वो सरकारी फंड है। लेकिन ये कोई सरकारी फंड नहीं है, ये एक रजिस्टर्ड फंड है जिसको रन गवर्नमेंट करती है। तो ऐसा आप किसी रजिस्टर्ड फंड के लिए भी आप आरटीआई लगा सकते हो, लेकिन निजता का अधिकार जो है वो ये कहता है, राइट टू इंफॉर्मेशन है तो राइट टू प्राइवेसी है। 100% यहां से सवाल आजकल बन रहे हैं कि दो आर्टिकल है तो कौन सा आर्टिकल ऊपर है। तो यहां दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये एनटीपीसी में एज अ कोर्ट केस के रूप में आएगा इस बार। एनटीपीसी में पिछली बार 35 कोर्ट केस आए हैं और इनमें से कोई लैंडमार्क कोर्ट केस था ही नहीं। 35 कोर्ट केस, एक भी लैंडमार्क जजमेंट नहीं, सारे रिसेंट के जजमेंट पिछले साल के। तो राइट टू प्राइवेसी, कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन है वो ठीक है, लेकिन या तो ये प्योरली सरकारी चीज होती, प्योरली सरकारी है नहीं, ये एक रजिस्टर्ड फंड है। और अगर हम इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल का अगर हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उनका राइट टू प्राइवेसी वायलेट होता है। तो पहले अगर उनकी बिना कंसेंट के अगर वो कंसेंट दे देते हैं कि हाँ हमारी इंफॉर्मेशन आप पब्लिक कर दो, सिर्फ हम उतने ही इंडिविजुअल की पब्लिक कर सकते हैं। ये कहानी थी और ये कोर्ट का फैसला था, ठीक। यानी कि यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन में सरकार, कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को प्रायोरिटी दी है, अधिकता दी हुई है। यहां से बनते हैं पॉलिटिकल चीजें, ठीक। करंट से कैसे पॉलिटिकल निकलती है वो ऐसे निकलती है। तो अभी किसने बोल दिया? दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, क्योंकि मोदी जी दिल्ली में रहते तो दिल्ली हाई कोर्ट की कहानी हुई है। यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आ जाए बढ़िया से, आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखिएगा अब हमारे पास क्या आएगा। आरटीआई एक्ट क्या है? ये 12 अक्टूबर 2005 में आई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एज अ फैक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पीएम केयर्स फंड क्या है? 27 मार्च 2020 में इसकी स्थापना करी गई थी कोविड के टाइम पर। संरचना वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूज में है इसलिए ये संरचना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये इसके हेड होते हैं और ये अध्यक्ष होते हैं। और इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये इसके मेंबर्स होते हैं। तो मतलब ट्रस्टी होते हैं। ट्रस्टी मतलब जिनके पास पैसा होता है, जो उस पैसे को निकालने के लिए अप्रूवल देते हैं। तो ये मतलब एक तरीके से पूरा कैबिनेट के अंडर आता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। डिडक्शन क्या निकला? रीजन असर्शन रीजनिंग बनेगा। डिडक्शन क्या निकला कि एक प्रकार से पूरी कैबिनेट के अंदर आ गया पूरा का पूरा। आओ फिर देखना, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए पारंपरिक चिकित्सा उपचारों को कवर करने हेतु कौन सी बीमा योजना लॉन्च करी है? अच्छा सुनो मेरे भाई, पहले सीजीएचएस समझो क्या होता है। आप में से जितने भी बच्चे ना केंद्र सरकार के तहत नौकरी करने जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत नौकरी करने जाएंगे, समझिएगा वहां क्या होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये, इसके तहत जितने भी लोग नौकरी करने जाएंगे, यहां क्या होगा, आप लोगों को एक मेडिकल कवर मिलता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, सीजीएचआईएस। ये एक ऐसी हीरा चीज है ना कि आप सरकारी आदमी क्यों इतना बेहतरीन होता है, स्पेशली केंद्र सरकार में। राज्य सरकार में भी होती है स्टेट एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, लेकिन वो इतनी बेहतरीन नहीं होती है। केंद्र सरकार वाली नेक्स्ट लेवल होती है। इसमें क्या होता है, जैसे पुलिस में होता है, स्टेट में पुलिस पुलिस को फायदा होता है। पुलिस में ये होता है कि आप सबका ना, पुलिस में जितने भी बच्चे जाएंगे उन सबका इंश्योरेंस होता है। आपका या आपके परिवार का, परिवार में वाइफ और बच्चे आते हैं, माँ बाप नहीं आते। तो आपका या आपके परिवार का कितना भी खर्चा होगा तो वो सारा खर्चा रियम्बर्स करेगी पुलिस। ये होता है। केंद्र में क्या होता है कि आपके अपने परिवार का, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, इनका अगर कोई भी मेडिकल बिल चाहे कितने का, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, सब कुछ आपको इससे होगा। सारा पैसा सरकार देगी सीजीएचआईएस के तहत। ये होता है। तो अभी क्या किया गया, इसमें सिर्फ एलोपैथिक ट्रीटमेंट कवर था, अब इसमें आयुष को भी जोड़ दिए गए। आयुष क्या है? आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, सोवा रिगपा, होम्योपैथी। मतलब जो अलग, जो दूसरी वाली जो आपकी ये साइंस होती है ना, मेडिकल साइंस, जो अप्लाई, जो मतलब सेकेंडरी मेडिकल साइंसेज होती हैं, इनको भी कर दिया गया है। समझ गए? तो अच्छा एक बात बताओ, अब क्या हुआ, अब ये वाली चीज करके संपूर्ण चीज मिली है कि नहीं मिली है? पहले तो खाली एलोपैथी मिल रही थी, तो संपूर्ण थोड़ी नहीं थी, कंप्लीट थोड़ी ना थी। अब तो संपूर्ण चिकित्सा मिल रही है ना एक प्रकार से। भाई मेरा मन है मैं होम्योपैथी खाऊंगा, मेरा मन है मुझे यूनानी डॉक्टर पसंद है मैं वहां जाऊंगा, मुझे वैद्य जी पसंद है मैं औषधालय जाऊंगा, और सारा पैसा सरकार कवर करेगी, उसका सब सरकार देगी। तो ये अब जाके कंप्लीट हुई है। कंप्लीट मतलब क्या होता है? संपूर्ण होता है ना, बस मेरे भाई यही आंसर है। तो संपूर्ण का मतलब क्या है? देखो, आयुष सुरक्षा इंश्योरेंस, हेल्थ संजीवनी स्कीम, संपूर्ण मेडिक्लेम आयुष इंश्योरेंस, या प्राइम मिनिस्टर आयुष स्कीम। आंसर ये हो गया। भूलोगे तो नहीं अभी कहीं कभी भी। शाबाश यार, वेरी गुड, ठीक है। यूपी में एक जिला बढ़ा है क्या? नहीं मेरे भाई अभी नहीं बढ़ा, बढ़ेगा तो मैं आपको बताऊंगा, निश्चित रहिए, निश्चित रहिए। कुछ भी बढ़ेगा घटेगा तो ये सब बताना हमारा काम है, आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आए। हाँ,
चलिए अब देखिएगा, कल साउथ इंडियन हिस्ट्री वाली की हिंदी पीडीएफ नहीं मिली है, ठीक है हम देख लेंगे भाई। आओ आगे बढ़ते हैं। सीजीएचआईएस आप सबको समझ आ चुका है, बढ़िया से है, ठीक है। अच्छा, इसको लागू करने के लिए किससे, देखो अब सरकार के पास इतना पैसा थोड़ी ना है, कहां से करेगी। सीजीएचएस के लिए ना आपके आपके पैसे, आपकी सैलरी से एक छोटा सा एक प्रीमियम कटता है, लगभग 1700 रुपए महीना कटता है। मतलब देखा जाए साल भर का तो अच्छा खासा हो जाएगा, देखा जाए तो 20,000 रुपए साल हो जाता है, बट उसमें अच्छा कवर होता है। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, देखो ध्यान रखना, सरकार कभी अपने पास से इंश्योरेंस नहीं देती। अगर सरकार किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस दे रही है ना, तो कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी होगी जिससे टाई अप करा होगा सरकार ने। इस केस में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NIACL ये दे रही है। बात समझ गए बढ़िया से, कोई डाउट नहीं ना। चलो ठीक है। फिर आयुष का अर्थ आप जानते हो, आयुर्वेद, योगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी, हर वर्ग के लर्नर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर जानना चाहता है आप जानते भी हो कि नहीं जानते हो ये। ठीक है, जब मोदी जी आए थे तब उन्होंने इसकी शुरुआत कराई थी, 2014 में इसकी शुरुआत करवाई थी, अच्छी चीज है ये काफी। ठीक है, और ये योजना 1954 से चल रही है। एक रिडंडेंट फैक्ट है, पूछेगा नहीं ये वाला, कम पूछेगा, मतलब एक नजर डाल लो बस, चांसेस कम है कि कब से सीजीएचएस चल रहा है, रेलेवेंस नहीं है ना इसका सच। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक, एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स जो है, ये किस राज्य, तमिलनाडु को पछाड़ कर नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया, दिस इज वेरी गुड। तो एक्सपोर्ट में अभी तक तमिलनाडु इंडिया भर में सबसे बेहतरीन नंबर पे था ये। अब कौन सा राज्य आ जाएगा, कॉमन सेंस लगाओ, जिसके पास में खुद ही दरवाजा है, गेटवे ऑफ एक्सपोर्ट है, तो मतलब गेटवे ऑफ उस ये राज्य में, ये राज्य खुद ही के पास, इसके पास सबसे बड़ा पोर्ट है, आप बता दो भाई। जिसका खुद ही का पोर्ट होगा, और भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां से, पोर्ट से ही तो करा जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता तो पोर्ट से है, सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बिजी पोर्ट जिसके पास होगा, उसके पास सामान भेजना और आसान होगा, है ना, निर्यात करना और आसान होगा, खत्म कहानी। तो महाराष्ट्र आंसर हो गया, वेरी गुड मेरे भाई। तो इसकी जो एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स सूचकांक 2024 बना है, उसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र आया है, उसके नीचे तमिलनाडु आया है। याद रहेगा ना इस तरीके से कि आपको कैसे ये यहाँ सबसे पहले कौन सा है, सेकंड पे तमिलनाडु, थर्ड पे, फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कहाँ है मेरे भाई, गुजरात में। तो तीसरा गुजरात में हो गया। तो पहला महाराष्ट्र क्योंकि पोर्ट है इसके पास, दूसरा तमिलनाडु क्योंकि वो हमेशा से ऊपर रहता था, अब की पीछे हो गया, और तीसरे नंबर पे क्या आ गया हमारे पास में, गुजरात आ गया। आ गया बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। और नीति आयोग ने रिपोर्ट बनाई है, तो नीति आयोग की बात करेंगे, कब स्थापित हुआ था। लो भैया, MTS, GD, होमगार्ड, पुलिस, ये सब आप लोगों के लिए यहाँ पर ये आ गया। सीजीएल वाले हाथ भी मत लगाना इस डेटा को, ठीक है, दिस इज रिडंडेंट डेटा जो पूछेगा नहीं आपसे। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, हाँ जी होते हैं। वर्तमान में इसके सीईओ, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर पता है, सीईओ पता है, BVR सुब्रमण्यम, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चले आगे, आओ नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन की बात कर रहे हैं, इंडियन स्पाइस कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं। भारत के किस शहर में किया जा रहा है, जिसे मसालों का शहर भी कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड मसालों का शहर। कॉमन सेंस लगाओ तो बता ले जाओगे कि कौन है मसालों का शहर। ऑब्वियस सी बात है, साउथ का शहर होगा मेरे भाई, है ना। एक बात बताओ, इसको याद कैसे करना है बताता हूँ। इतिहास में वास्को ड गामा मसाले लेने ही आया था ना भारत में, बोलो हाँ या ना। तो मेरे भाई इतिहास में वास्को ड गामा अगर मसाले लेने आया था भारत में, तो वो कहाँ लैंड किया था, वो कोच्चि में लैंड किया था। देयर यू हैव योर आंसर। सो वो कोच्चि में लैंड किया था वास्को ड गामा, खत्म कहानी। तो वास्को ड गामा कोच्चि में आया, और कोच्चि में ही मसाले आए, आया बढ़िया से, शाबाश, बहुत बढ़िया से, ब्रिलियंट। रणबीर, देयर विल बी वन, अभी आएगा, अभी है नहीं, मतलब है, लेकिन आई डोंट वांट यू टू ज्वाइन दैट, बिकॉज जो नया होगा ना वो बहुत अलग तरीके से है वो, देयर इज स्टिल, बट अभी मैं आप लोगों को मना कर रहा हूँ, अभी उसको मत ज्वाइन करो उसको अभी, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे तो है। ठीक है, पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो बोलता हूँ नहीं रुक जाओ अभी मत ज्वाइन करो, है जबकि है प्लेटफॉर्म पे, पड़ा हुआ है, वो प्लेटफॉर्म पे है। आओ, मसाला बोर्ड, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, सो कोची है, डेट नहीं याद करनी है। ठीक है, क्यों देता हूं ये, क्योंकि आप लोगों को चाहिए स्टैटिक लाओ, फलाने सीटर ने तो ईयर भी बताया था, अरे नहीं चाहिए तुमको यार ईयर, तुम्हें क्या करना है, ऐसे भी कभी जीवन में नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मैं आपको बता दूंगा कि नहीं चाहिए, ठीक है। Sometimes it is very important for me to keep some information which is not required even, but it is just for the pressure of yours. I have to do it, but in requirement नहीं है। This is very important, very very important. तो काली मिर्च को क्या बोलते हैं, इसको देखो अब याद रहेगा फोटो से आपको। काली मिर्च को क्या बोलते हैं, इसको मसालों का राजा बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। मैंने आपको इसकी कहानी भी सुनाई थी। एक जमाना था इंडिया से ना अरब एजेंट्स क्या करते थे, क्योंकि काली मिर्च क्या होता है, काली मिर्च स्पेसिफिकली वो मसाला है जो मांस को, अगर आप मांस के ऊपर लगा दो उसको, तो वो मांस को प्रिजर्व करके रखता है। तो यूरोपियन कंट्रीज में मीट खाते थे, तो मीट का प्रिजर्वेशन सबसे ज्यादा इसकी वजह से होता था।
इनफैक्ट ऐसा होता था, एक बार ना रोम के ऊपर आक्रमण हुआ, तो राजा ने इस कंडीशन पे रोम को छोड़ा कि अगर तुम मुझे 100 किलो काली मिर्च दे दोगे तो मैं रोम को छोड़ दूंगा, और छोड़ दिया 100 किलो रोम। रोम ने 100 किलो काली मिर्च दी, छोड़ दिया इसको, इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अरब ट्रैवलर्स जो होते थे वो इंडिया से ये मसाला उठाते थे, काली मिर्च उठाते थे, और वेनिस को बेच देते थे। वेनिस को उन्होंने ये, और दालचीनी उठाते थे। वेनिस में उन्होंने ये खबर फैला रखी थी कि इंडिया में जो ये मसाले हैं ना, भूल के भी ये मसाले, मतलब इंडिया से नहीं बोलते थे, हम जहां से लाते हैं ना ये मसाले, यहाँ एक ड्रैगन रहता है, और ये ड्रैगन का जो घोंसला है, ये जो दालचीनी है ना, ये उस घोंसले की ही पत्तियां होती हैं, उससे सामान, उस ड्रैगन के पास से सामान लाना बहुत मुश्किल है। ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 12 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में, 1200 से लेके 1400 साल तक। वेनिस इतना अमीर हो गया इस मामले, और वेनिस सारा माल खरीदता था अरब से, और वो यूरोपियन को बेचता था, माने इंग्लैंड वगैरह को बेचता था। इस बीच इस कारण से वेनिस इतना अमीर हो गया कि वेनिस की महिलाएं जो थी बटन में डायमंड पहन के घूमती थी, बटन डायमंड्स के होने लगे, कि वेनिस की सरकार को एक लॉ लाना पड़ा। दिस इज अ ट्रू स्टोरी, पढ़िएगा इसके बारे में, कि कोई भी महिला अपनी ड्रेस में मैक्सिमम 2 डायमंड से ऊपर डायमंड नहीं लगा सकती है, मतलब डायमंड के बटन। इतना अमीर हो गया था वेनिस, एंड दैट प्रॉम्प्टेड यूरोपियंस कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढे, क्योंकि इतना महंगा वेनिस उनको माल बेचता था कि उन्होंने सोचा, स्पेन और पुर्तगाल ने, कि हमको भी अपना एक्सपेडिशन करना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यूएसए और इंडिया वाज डिस्कवर्ड, राइट। ये मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में पूरी कहानी समझाई थी कि आया कैसे वो सब, तो इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। इट वाज दिस थिंग जिससे ये हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, मसालों में राजा किसको बोलते हैं। फिर अच्छा, प्रमुख उत्पाद कहां पर होता है, देखो मेरे भाई कहां पर आ जाएगा ये प्रमुख उत्पाद, तो हमारे पास में केरला आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरला मेनली याद रखो बस। और राजस्थान भी देखो, राजस्थान में बेसिकली मसालों में ना लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च होती है यहाँ पर राजस्थान में। आप सोच रहे हो ना लाल मिर्च, मतलब राजस्थान में मसाले कैसे, लाल मिर्च होती है यहाँ पर। ठीक है, चला आगे। तो क्या सवाल देख लो क्या था, सम्मेलन कहां पर हो रहा है, जाहिर सी बात है जहां वास्को ड गामा माल लेने आया था, वास्को ड गामा कोची में माल लेने आया था, तो माल ले लिया कोची से, ठीक है। आगे आएंगे यहाँ पर, चलिए स्टेट स्पेसिफिक न्यूज पे चल रहे हैं, इंटरनेशनल नेशनल डन हो चुका है, चले मेरे भाई आगे, ऑल गुड है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है, शाबाश। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, देखिएगा। ठीक है, आइए। सर जी होमगार्ड वाला बैच थोड़ा सस्ता कर दीजिए, बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बेहतरीन। पता है मेरे घर के पास एक वो है एक सब्जी मंडी है, ऐसा ना हो जाए कि पता चला सब्जी मंडी में मेरा एक एक जगह से मैं मटर खरीदता हूँ अब्दुल, ऐसा ना हो जाए कि अब्दुल पूछे कि मैं अब्दुल के पास जाऊं, अब्दुल भाई मटर कितने की, बोला भैया 90 रुपए किलो, अरे मैं बोलूंगा अरे भाई मेरा बैच भी इतने का ही है भाई, बहुत बढ़िया अब्दुल भाई, हाई फाई। ऐसा ना करवा दो यार, है ऑलरेडी सोचो, मतलब कैसे बोल देते हो तुम यार ऐसे ये सब चीजें, ऑलरेडी इतने उस पे है। आओ, तो यहां पर आ रहे हैं हम लोग, सवाल देखते हैं। जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश में एक शहर को एक शहर में रीजनल एआई इम्पैक्ट सम्मेलन हुआ है, कहां होगा। हम्म, शाबाश, वेरी गुड आंसर्स। देखो यार सिंपल सी कहानी है, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना मेरे भाई। एआई का इम्पैक्ट देखो, बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एआई का इम्पैक्ट लाखों पर रहेगा, बोलो हाँ या ना। एआई का इम्पैक्ट लाखों पर रहेगा, तो लाखों से लखनऊ हो गया, बस खत्म कहानी मेरे भाई। तो ये हो गया, डन है, मजेदार, शाबाश। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने करा था, और इनफैक्ट आपको बताऊं, एआई सिटी ला रही है यूपी गवर्नमेंट, मतलब नेक्स्ट लेवल काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट। तो जिस लेवल का इनोवेशन, मतलब अगर ऐसे ही चला तो अगले 10 साल, मतलब 15 साल में यूपी आंध्र प्रदेश को क्रॉस कर देगा, और यूपी इंडिया का नेक्स्ट 25 ईयर्स में यूपी विल बी द टॉप मोस्ट स्टेट इन इंडिया। बहुत बढ़िया ग्रोथ है, सोचो एक बार दोनों दोस्त साथ थे, यूपी और बिहार साथ थे भाई भाई, और एक भाई नीचे चलता चला गया, दूसरा भाई ऊपर चलता चला गया। तो इन द लास्ट 20 ईयर्स ऑल द गवर्नमेंट्स जो भारत यूपी में रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे अभी बीजेपी आई है, दे आर डूइंग फिनोमिनल वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ यूपी, मतलब ब्रिलियंट काम किया। हर एक ने अपने अपने सेगमेंट में, किसी ने पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया, कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिनोमिनल काम किया यूपी में। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, $1 ट्रिलियन यूपी, देखो पूरा समझो, पूरा इंडिया जो है, मोदी जी का कहना है कि हम इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सारे राज्यों को मिला करके। आपको पता अकेले यूपी ने क्या एम रखा हुआ है अपना, सिर्फ अकेले यूपी ने, मेरे भाई अकेले यूपी ने $1 ट्रिलियन का एम रखा हुआ है। ये सिर्फ अकेला यूपी से 1 ट्रिलियन आएगा, और पूरे देश से 5 मिलियन आएगा। अब आप समझ लीजिए यूपी का इंपॉर्टेंस कितना होने वाला है आने वाले समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया की पहली एआई सिटी जो है वो भी यूपी में ही आने जा रही है, लखनऊ में ही। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं यार, कोई सस्ती मद्दी जमीन मिल जाए, लेकिन मिल नहीं रही है, सब महंगी महंगी है इतना पैसा है नहीं मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ इस एआई सिटी में ना कोई जमीन मिल जाए, कहीं कुछ खरीद लिया जाए, लेकिन
कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा है अपने बजट में, सब बजट के ऊपर जा रहा है। आओ, भारत की पहली एआई सिटी आ रही है यूपी में, लखनऊ में आ रही है ये। और एआई के जनक, दिस इज इंपॉर्टेंट, एआई के जनक किनको बोलते हैं? जॉन मैकार्थी, वो भी इंपॉर्टेंट ओनली फॉर जीडी एंड एमटीएस गाइस, ठीक है। ये जॉन मैकार्थी। आगे बढ़ते हैं। फिर देखना, जनवरी 2026 के रिपोर्ट के अनुसार एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, अपार आईडी की जो बात कर रहे हैं, तो अपार आईडी के तहत बोल रहा है कि बताओ कितने राज्यों में कौन कौन से राज्य शीर्ष पर है। मतलब इसका अर्थ ये है, हालांकि मुझे बहुत समझ नहीं आता आपको मतलब हालांकि इसका जो तरीका बताऊंगा ना याद करने का, बड़ा बड़ा ही सरकास्टिक है वो। देखो, जब एक बार हमने आधार आईडी ले ली, एक बार पहले यह था कि आधार बनेगा तो सबका बनेगा, फिर दोबारा कोई आईडी नहीं चाहिए होगी। आज मेरे पास आधार आईडी अलग है, वोटर आईडी अलग है, ड्राइविंग लाइसेंस आईडी अलग है, व्यापार आईडी अलग है, और मेडिकल रिकॉर्ड के लिए आईडी अलग है। तो मेरे भाई आधार बनवाया ही क्यों था? मतलब आधार का तो आधार ही ये है ना कि वो एक तरह से 16 डिजिट, 12 डिजिट और 16 डिजिट यूनिक यूनिक नंबर, राइट? अब अगर वो यूनिक नंबर है तो भाई उसी को लिंक कर दो ना हर एक से। अब सोचो इस तरीके से, तो मतलब आज इस समय नेशनल मेडिकल आईडी अलग स्कीम चल रही है, आधार आईडी अलग स्कीम चल रही है, और किसान के लिए अलग आईडी की स्कीम चल रही है। इसके बाद अपार आईडी अलग से आईडी चल रही है, इलेक्शन आईडी तो अलग से है ही है। क्या सेंस बन रहा है इसका? बट नहीं, क्या बताएं। खैर, सवाल पे आते हैं। तो अपार आईडी क्या है मेरे भाई? ये स्टूडेंट्स को ना मिल जाएगा, और उससे क्या होगा, उनका नर्सरी से लेकर के पूरा ग्रेजुएशन तक की जितना उनका रिजल्ट होगा, पूरा कच्चा चिट्ठा वो उस आईडी में स्टोर हो जाएगा। हर स्कूल के लिए मैंडेटरी होगा कि वो उनका रिजल्ट ना उस आईडी पे अपडेट कर दे। तो स्टूडेंट को कभी अपने डॉक्यूमेंट नहीं तलाशने पड़ेंगे कि वो 9th का मेरा रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, वो 12th का कहाँ है, वो 6th का कहाँ है, वो उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस स्कूल का कहाँ है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ है, कुछ कहानी नहीं करनी है इसकी, समझ गए? तो इसके साथ में क्या है, ये डिग्री और क्रेडिट्स जो हैं वो भी, जैसे नहीं आप बीटेक या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हो, आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। आप क्रेडिट्स लेकर, अब नया सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 साल की कोई पढ़ाई है, आपने 4 साल में लेट्स से 48 क्रेडिट्स चाहिए पास होने के लिए, तो आप 24 क्रेडिट ले लो, फिर जाओ घूम के आओगे, मतलब आप चले जाओ काम वाम करने, लौट के आओगे ना तो आपके क्रेडिट सिक्योर रहेंगे, आप अपने आगे की पढ़ाई कर लो। अब ये चीज आ रही है, तो इससे क्या होगा, ये सारे क्रेडिट सेव कहाँ होंगे? एडू लॉकर में। नाम क्या दिया गया इसका? एडू लॉकर। ये नाम बहुत बेकार दिए हैं यार। एडू लॉकर दिया है, जैसे प्राइवेट कोई स्टार्टअप लग रहा है एजुकेशनल का, एडू लॉकर में ये दिए जाएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि कहां पर हो रहा है। देखो भाई मेरे, ये कहाँ आएगा? देखो आईडी की बात हो रही है, अपार आईडी कहाँ लगी है? तो बालकगण ये बताओ, ये वैसे आईडी की बात बोल रहे हैं लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों इतना खुराफाती दिमाग चल रहा है। सबसे ज्यादा देश में आईडी कहाँ लगाए जाते हैं बताओ? इंट्रा एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, बोलो। हाँ जी, इंट्रा सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव डिवाइसेस कहाँ कहाँ लगती हैं? जमीन के अंदर। अरे जहां पर छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा वगैरह में देखा है ना, छत्तीसगढ़ में लगती है ना, बस खत्म कहानी, वहां से याद कर लो। सबसे ज्यादा आईडी पूरी दुनिया में कहाँ? छत्तीसगढ़ देश में, छत्तीसगढ़ में लगती है ना। जो सैनिक चल रहे होते हैं, फट जाती है वो, तो आईडी छत्तीसगढ़ में लगती है। तो छत्तीसगढ़ में आईडी तो बहुत लगती है, तो आईडी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही इशू हुई है, याद रहेगा। चलिए शाबाश, वेरी गुड। तो आंसर मेरे पास में आ गया, छत्तीसगढ़ हो गया मेरे भाई, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। हाँ जी, ओके। नेक्स्ट कहानी पर आएगा। आईडी समझते हो ना? आईडी क्या होता है? आईडी वो बॉम्ब्स होते हैं, जमीन के नीचे नहीं लगा दिए जाते हैं, जब सीआरपीएफ की बटालियन गुजरती है तो वो दग जाते हैं, वो वाले आईडी। तो आईडी सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं? छत्तीसगढ़ में, तो आईडी भी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होगी, ऐसे याद रखो, ठीक है। फिर आते हैं मेरे भाई, अपार आईडी ये हो गया, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, फुल फॉर्म है, याद करना भाई। संबंधित पॉलिसी कौन सी थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये आया है, दिस इज इंपॉर्टेंट सीजीएल वालों के लिए, फेज एनटीपीसी वालों के लिए। तो ये हो गया, ये आपसे फुल फॉर्म, ये सबके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ विशेष की बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर कौन आ जाएंगे? कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई। अगर गढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, गढ़ का मतलब क्या होता है? किला। 36 किले अगर आपको रक्षा करनी है 36 किलो की, तो 36 किले अगर रक्षा करनी, तो एक और नॉर्मल इंसान कर पाएगा? नहीं भैया। विष्णु बराबर ताकत चाहिए होगी, विष्णु और देवताओं से सहायता चाहिए होगी, भगवान विष्णु और देवताओं की सहायता चाहिए होगी। कदम कहानी, तो विष्णु देव साईं, तीन तीन भगवान चाहिए होंगे, विष्णु देव साईं। तो ये आ गया, ये करेंगे इसको, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। गवर्नर नॉट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में दागदारथी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की शुरुआत करी है? ग्रीनफील्ड का मतलब जानते हैं क्या है? बहुत हरियाली होगी यहाँ पर, है ना? नहीं, चलो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में करा गया है, इसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा ये। इसका मतलब क्या है? ये 8th एयरपोर्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, एक राज्य में 8 एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? ये
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पे। मल्टी मॉडल मतलब इस हवाई अड्डे के पास रेलवे लाइन भी होगी, इसी हवाई अड्डे के पास नेशनल हाईवे भी होगा, इसी हवाई अड्डे के पास में समुद्र भी होगा, ताकि उससे क्या हो, कोई भी माल अगर आना है, शिप से आना है, कहीं से भी आना है, तो सब आपस में कनेक्टेड रहे। तो इसको क्या है, आंध्र प्रदेश का डीएनए बहुत गजब का है इन चीजों में। अब इनके पास में क्या आ जाएगा, अब इनके पास में आ जाएगा, इसको एक वर्ड याद रखो, डीएनए। तो डीएनए क्या है, दागदर थी नेल्लोर एयरपोर्ट, तो नेल्लोर में आ रहा है। नेल्लोर क्यों फेमस है मेरे भाई, जो झींगा होता है ना, झींगा, झींगे की खेती के लिए फेमस है नेल्लोर। ठीक, आगे बढ़े, आइएगा। चलिए फिर देखेंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमने देख लिया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है, ये किंजाराप्पू राम मोहन नायडू, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनके पास में है। आएंगे आगे, चलिए, ये तो सीएम साहब है, चंद्रबाबू नायडू। हाल ही में दिस वन, बामनवास कंकर, जो राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत, फुल्ली सर्टिफाइड पंचायत बनी है, किस जगह की है। और अच्छा, मुझे लगा वो पूछा गया है, दुदू, कोटल, कोटपुतली एंड खैर थरल, या नीम का थाना, गजब। अच्छा, राजस्थान वैसे भी इन चीजों में आगे रहता है, क्योंकि आपको याद होगा कि पहली 3 टियर सिस्टम भी राजस्थान के नागौर से ही आया था। तो क्या है, क्या समझो। फर्स्ट, जैविक प्रमाण का मतलब जो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चल रहा है भारत का इस समय, तो वो प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेशन कि भाई ये जो पंचायत है ना, ये इसने अब पूरी तरीके से ये जैविक खेती पे जा चुकी है, और पूरी तरीके से जीरो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हो रहा है। तो जो यहाँ पर पंचायत है ना ये वाली, इसमें 7 गांव आते हैं, और 7 के 7 गांव में एक भी वो नहीं करता है, 7 के 7 गांव में ना एक भी गांव केमिकल फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल करता है। बढ़िया बात है ये। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए ये चल रहा है। कहां पर आएगा भाई ये, किस जगह है, कोटपुतली बहरोड। कहां आएगा, कोटपुतली बहरोड, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये राजस्थान में आया है, विलेज पंचायत है ये। ठीक, चलिएगा, 7 हैं ये ऐसे, आपको बाकी कुछ नहीं देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना है, बस खाली वो याद रखिए, बस नथिंग एल्स। फिर हाल ही में किस बैंक ने सुदूर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की बैंकिंग सेवाएं के लिए पहली सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम वैन लेकर के आए हैं। होमवर्क है, मैं आपको दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नथिंग मच। ठीक है, इजी है, नथिंग मच। कुछ चीजें देखिए, मैं आपको टोटल न्यूज दूंगा, जिसमें से कुछ हम आपको, एक आध न्यूज ऐसी भी होंगी जो होमवर्क दूंगा, जो कि बहुत ऐसा वो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आएगा। त्रिपुरा है वैसे, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, ठीक है, बस नाम याद रखो और कुछ नहीं है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने सोलर पावर्ड मोबाइल एटीएम चला दिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दूर लोग नहीं आ पा रहे, मोबाइल में एटीएम लगाए, ऊपर सोलर पावर लगा दिया, निपटा दिया, बढ़िया चीज है, अच्छी बात है। आइएगा, हम्म, ठीक है। अच्छा, ये स्टैटिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ये यूपी होमगार्ड, ये आपका इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला सीजीएल वीजीएल में, एनटीपीसी में ये सब कभी नहीं आएगा। कि बताओ पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा था। प्रथम बैंक था उत्तर प्रदेश में 1975 में, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी के नेटिव एग्जाम्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम बैंक उत्तर प्रदेश में, जो 1975 में स्थापित हुआ था। फिर हाल ही में किस राज्य ने गुर्दे के रोगों से पीड़ित रोगियों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने के लिए भारत का पहले सीकेडी पेंशन रजिस्ट्री ये लेकर के आया है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी लोग, मतलब एक प्रकार का डेटाबेस तैयार हो जाएगा, जितने भी लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है उन सबको यहाँ पर लिखेंगे। चलिए देखिए, तो किडनी पेशेंट रजिस्ट्री है ये, किडनी पेशेंट रजिस्ट्री, तो उनकी, देखो किडनी पेशेंट है, पेशेंट है तो उसकी दशा सुधारेंगे, दशा सुधारेंगे माने उड़ीसा, दशा भाई, पेशेंट की तो दशा सुधारी जाती है ना, हाँ या ना। तो दशा से आ गया दिशा, दिशा का मतलब क्या होता है, ओ दिशा, खत्म कहानी। तो ओडिशा आ गया, बस हो गया, बस ठीक है। तो ये करेगा इसमें, इसमें नथिंग मोर नथिंग लेस, ऐसे इसको याद कर लीजिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आइएगा। फिर देखिएगा, स्पोर्ट्स की बात करते हैं मेरे भाई, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट हमारा सब हो गया, स्पोर्ट्स पे आते हैं। हाल ही में जनवरी में किस देश ने प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर एलिसी हिली ने भारत के खिलाफ सीरीज के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करी है। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स सेक्शन तो बहुत खास होता है। तो कौन आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, हमने पहले भी आपको ये बताया था, अरे ए से एलिसी, ए से एलिसी, ए से ऑस्ट्रेलिया, खत्म कहानी, बोलो है ना बढ़िया। ए से एलिसी, ए से ऑस्ट्रेलिया, हो गया यार, बस क्या चाहिए इसके अलावा। ठीक है, चले आगे आओ। तो ए से एलिसी, ए से ऑस्ट्रेलिया, बस हो गया। आओ, अभी मैं सवाल भी आपको दोबारा कराऊंगा, आप देखिएगा आपको सब याद रहेगा। मेन बात है क्या देखनी है इनको, एलिसी ने 2018 के टी20 में विश्व कप टूर्नामेंट का खिताब जीता था, नहीं जानना है सच, विश्व रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ये हेली के नाम महिला टी20 में विकेट कीपर के रूप में सबसे अधिक डिसमिसल्स करने का रिकॉर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा। जो रिटायर होता है ना, उसका एक ना एक रिकॉर्ड पूछता है कि उन्होंने की काम क्या किया है, जो उसको उस व्यक्ति को भी याद हो अपने जीवन भर, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो जब भी कोई संन्यास ले, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको याद होनी चाहिए, ये है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से है ये, ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने 7 बार महिला वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती है, स्ट्रॉन्ग। आओ,
यहाँ आते हैं जनवरी 2026 में विराट कोहली ने किस दिग्गज खिलाड़ी को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तीनों मतलब ओडीआई, टेस्ट और ये आपका वनडे मिला करके कौन आ गए हैं यहाँ पर। देखो भाई, कोहली का रिकॉर्ड्स की दौड़ में क्या हुआ, पहले क्या हो रहा था, ये संगाकारा के संग संग चल रहे थे। कोहली इन रिकॉर्ड की दौड़ में ना संगाकारा के संग 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 चल रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, कोहली ने अब इनका संग छोड़ दिया, माने संगाकारा का साथ छोड़ के ऊपर चले गए। तो ऐसे याद रखो इसको। तो पहले ये संग संग चल रहे थे, पहले ये संग संग चल रहे थे कोहली रिकॉर्ड्स में, अब ये क्या है, संग संग नहीं चल रहे हैं, इनको पछाड़ दिया है और ये आगे बढ़ चुके हैं। यहां तक बात समझ आ गई है। तो जनवरी 2026 में अभी हाल ही में ये हुआ है। कब, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ अभी मैच चल रहा था ना गुजरात में, वडोदरा में, तो इन्होंने 93 रन जब मारे तो ये ओवरऑल कंबाइंड ये ऊपर जा चुके हैं। अब ये सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, समझ गए। चलिए, और कौन थे संगाकारा, संगाकारा है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे बहुत माइन्यूट चीजें भी पूछेगा। ये श्रीलंका के कप्तान भी रह चुके हैं। सबसे ऊपर कौन है, सचिन तेंदुलकर, टोटल रन्स तीनों फॉर्मेट मिला के इतने हैं। यू हैव टू लर्न इट, ये याद करना पड़ेगा। अभी तक देखो बहुत कम ऐसा फैक्ट हुआ है जो मैंने बोला ये याद करना है, ये याद करना है तुमको नंबर। कौन सा, ये तो एक बार फिर छोड़ दो, लेकिन ये वाला कि ये बड़ी चीज हो गई है। तो 28,068, ये विराट कोहली सेकंड पे आ गए हैं, इनका नहीं याद करना। 28,016 इनका था, 28,068 इनका आ गया है, ठीक है। 28,016 इनका, 68 इनका, और ये तो भाई 34,000 6,000 रन ज्यादा है विराट कोहली से, बहुत ज्यादा है ये तो अभी। तो ये पूरी कहानी आ जाएगी। अब ये रैंक तो पहले संगाकारा के संग संग चल रहे थे, अब आगे चल रहे हैं, यहां तक बड़ी बढ़िया बात आ गई है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। वेरी वेल डन भाई। आओ, हाल ही में 50 वर्ष की आयु में निधन होने वाले उली कैस्टन होल्स किस देश के प्रसिद्ध ओलंपिक पदक विजेता हैं। तो अभी इनकी मृत्यु हो गई। कौन है ये, कहां से आते हैं उली भाई। तो जो उली भाई जो है ये कहां से आएंगे, इनका नाम पूरी दुनिया में फेमस है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको स्विट्जरलैंड में पाया जाता है इनका नाम, क्यों, क्योंकि स्विट्जरलैंड में क्या क्या चीज है, आप उली का नाम स्विट्जरलैंड समझ जाइए। रीजन क्या है, ये असल में एक सर्फर भी थे, ये असल में सर्फर भी थे, और स्विट्जरलैंड जाना जाता है बर्फीले पहाड़ एल्प्स, और एल्प्स जाने जाते हैं सर्फिंग के लिए, तो बस इसीलिए। और इनफैक्ट एक और चीज बता दूं, एक स्विट्जरलैंड के ना एक पूर्व राष्ट्रपति भी हो चुके हैं, उनका भी नाम उली मरौर था, तो उसी नाम से खैर ये भी है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं वो, ये नहीं वो, तो स्विट्जरलैंड सर्फर थे ये, तो यहां से आ जाएगा। फिर देखिएगा, तो स्नोबोर्डिंग के लिए जाने जाते थे ये। स्नोबोर्डिंग में पहली बार यहाँ पर ये हो गया, स्नोबोर्डिंग के लिए जाने जाते थे स्विट्जरलैंड, ठीक है। राजधानी बर्न है, इसकी मुद्रा स्विस है, इंपॉर्टेंट बस। और दूसरा क्या आ जाएगा, और तो कुछ नहीं आपको इसमें चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बस ठीक है, इतना काफी है, सिर्फ इतना काफी है कि स्नोबोर्डिंग को कब लाया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार बस देख लो, ये सीजीएल एनटीपीसी के लिए थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। 1998 में पहली बार स्नोबोर्डिंग को लाया गया, ओलंपिक्स का पार्ट बनाया गया। चलिए फिर देखेंगे, अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। हाल ही में मेघालय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। इसको होमवर्क में रखेंगे। आई डोंट कंसिडर दीज क्वेश्चंस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अनलेस और अनटिल कोई बहुत ऐसा सिग्निफिकेंट है हाई कोर्ट नहीं है, तो यू कैन इग्नोर इट। अच्छा, ये यहां से इंपॉर्टेंट है, कौन से तहत के तहत कौन कौन इनको अपॉइंटमेंट करता है। आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति कराते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो लिखते हैं कि गवर्नर अपॉइंट कराते हैं इनको, हाई कोर्ट के जज को। यह गलत है, बिल्कुल नहीं। गवर्नर से राय ली जाती है, और ना तो वो राय बाइंडिंग होती है, ना उसका कोई मतलब होता है, बस एक सिंबॉलिक है वो, और कुछ नहीं। ठीक, चलिए। और ये इंपॉर्टेंट है, एज ऑफ जजेस क्या होती है। हाई कोर्ट की मेरे भाई होती है 62, और सुप्रीम कोर्ट की होती है मेरे पास में 65। आया, चलिए। फिर देखिएगा, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने भारत के प्रमुख आतंकवाद विरोधी संस्थान एनआईए का नया महानिदेशक घोषित किया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का जो जनरल है, किसको घोषित किया गया है। तो उत्तर हमारे पास में क्या आएगा, कौन होंगी ये, देखो चलिए पहले आप बताइए, फिर हम सोचते हैं कि कैसे आपको बताएं। चलिए देखिएगा, तो आतंकवादियों को रोकने के लिए एक बात बताओ, अगर आपको आतंकवादियों को रोकना है तो आपको हमेशा आतंकवादियों से एक आगे सोचना पड़ेगा ना, बोलो हाँ या ना, मतलब आगे चलना पड़ेगा ना, और आगे चलने वाले को क्या बोलते हैं, अग्र, है ना। अग्र मतलब आगे रहना पड़ेगा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास राकेश अग्रवाल, हमेशा आपको अग्र माने आगे रहना पड़ेगा। आतंकवादियों को रोकना है तो आपको हमेशा उनसे आगे रहना पड़ेगा, हो गया भाई, ठीक है। चलें आगे, अब याद रहेगा ना, बस इतना सा याद रखो। तो ये आईपीएस है 1994 बैच कार्डर के, और इनको एनआईए का बनाया गया है। ये एनआईए बेसिकली काउंटर टेररिज्म के लिए है, कि मतलब कोई भी आतंकवादी घटना ना होने पाए उसके लिए इसको बनाया गया है, ठीक, ताकि पहले ही पता कर ले कि कहां पर क्या चल रहा है। कब बना था ये, 26/11, जब आईबी फेल हो गई, नहीं बना पाई,
तब इसको सिर्फ इसके लिए देखो, एनआईए का मतलब आईबी के काम और भी कई सारे हैं। आईबी के अंतर्गत आपका पासपोर्ट भी आता है। पासपोर्ट मतलब जो ये किसी का इन्वेस्टिगेशन अगर होना है, वैसे तो पासपोर्ट एमईए के अंडर आता है, लेकिन आईबी क्या है, एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा ये बनाया गया था। इनका मेन काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी घटना हो गई तो उसकी जांच जो है वो आईबी करता है मेनली, और होने ही ना पाए इसके लिए 2008 में 26/11 के बाद 31 दिसंबर 2008 को एनआईए का गठन किया गया था। एनआईए एक्ट आई थी, एक्ट द पार्लियामेंट के तहत इसकी स्थापना करी गई थी। समझ गए आप? मुंबई टेरर अटैक 26/11, जब आतंकवादी आए थे पाकिस्तान से, अजमल कसाब और ये सब, इन्होंने आकर के भारत में लोगों को मारा था। तो यही, अगर आप मूवी देखेंगे अभी जो आई थी पठान, नहीं यार कौन सी थी, धुरंधर, धुरंधर में ये सीन भी दिखाया गया है, अजमल कसाब और कैसे पाकिस्तान में सब लोग देख रहे हैं और उसके बाद नारे लगा रहे हैं, ये धुरंधर में आप देखेंगे तो सीन भी दिखाया गया है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा ये सब हो गया हमारे पास में, स्थापना कब हुई थी, हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है, ठीक है। और नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अभी जनवरी 26 में भारत तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी का डायरेक्टर जनरल जो है वो किसको लेकर के आए हैं? देखो भाई एक बात बताओ, आईटीबीपी का काम क्या है? जो भारत और चाइना की सेना के ऊपर, मतलब भारत और चीन की सीमा के ऊपर रहते हैं ये, इनका काम ये है कि शत्रुओं से देशों की रक्षा करना, बोलो हाँ या ना, है ना? भाई सीमा पर जो शत्रु खड़ा हुआ है उसकी रक्षा कर रहा हो। चीन तो इस समय हमारा एक शत्रु की तरीके से ही है ना, तो खत्म कहानी यार, कुछ नहीं करना है, शत्रु से रक्षा करना है। चीन तो हमारा, चीन को तो हम एक शत्रु की तरीके से ही देखते हैं, तो शत्रुघ्न सिन्हा, खत्म कहानी। भाई इनका काम तो हमारा शत्रु से रक्षा करना ही है ना, और चीन तो हमारा शत्रु है ना एक प्रकार से, तो खत्म कहानी। याद हो जाएगा ना अभी, कोई डाउट नहीं ना? शाबाश, बढ़िया। चले नेक्स्ट कहानी पर आए, आओ। फिर देखिएगा, अच्छा ये हो गया, शत्रु हो गए। उधर क्या बताया था हमने आपको, एनआईए में क्या रहना होगा? सोचो, कीवर्ड याद रखो, एनआईए में क्या करना होगा, बोलो बालक। हाँ जी सर, बिहार इतना पीछे क्यों है? लोगों की वजह से मेरे भाई, लोगों की वजह से। बिहार में लोगों को कास्ट पसंद है ज्यादा, रादर देन द डेवलपमेंट्स, और बिहार के लोग खुद ही नहीं कभी डेवलप होना चाहते हैं, होना ही नहीं चाहते। कभी कभी ना आप देखिए, मतलब कभी कभी आपको, कैसे बताऊं आपको ये, हम्म, अरे भाई अभी मैंने एक चीज देखी, आप में से ना जो भी किसी भी लर्नर के नाम के ऊपर मैं कनेक्ट, मतलब क्लिक करके, उसने आज तक इस चैनल के ऊपर जितने भी चैनल एक्टिविटी करी हुई है वो सब दिख जाएगा। विजिट वर्किंग लगा ना? अभी आ गया क्या? चेक, चेक करिएगा। किसी ने, कोई नहीं चाहता कि उनकी एक्टिविटी देखी जाए, समझ रहे हो? कोई है ऐसा जो नहीं चाहता कि उनकी एक्टिविटी देखी जाए? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं चाहता एक्टिविटी देखते, रोक लिया गया भाई। चलिए ये सब देखिए, एस्टैब्लिशमेंट, ये इंडिया चाइना वॉर के टाइम पर इंडियन बॉर्डर पुलिस 1962 में आया है, ये भारत चीन युद्ध के दौरान किया गया था, और मोटो वगैरह नहीं जरूरत है। तो कुल मिलाकर के लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश इतनी सीमा की रक्षा करता है। लद्दाख, लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश ये 3878 किलोमीटर सीमा की ये करता है। आईटीबीपी में चले जाओगे ना तो भाई साहब इतनी बेहतरीन, मतलब आपको स्कीइंग भी सिखाई जाएगी, माउंटेन। कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो जीडी के थ्रू सेलेक्ट, कुछ एसएससी के, वो सीपीओ के थ्रू सेलेक्ट होके गए हैं। बहुत ट्रेनिंग ही सुन करके मजा आ जाती है उनकी। अब आते हैं बीएसएफ की बात कर रहे हैं, तो देखो यार, भारत का सबसे लंबी सीमा की अगर आपको रक्षा करना है, सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी और सबसे खतरनाक सीमा का अगर आपको रक्षा करना है, तो आपको कैसा होना होगा, और सबसे जटिल समस्याएं हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्रवीण होना पड़ेगा, मतलब एक्सपर्ट होना पड़ेगा, है ना? पाकिस्तान बांग्लादेश की सीमाएं सबसे जटिल और सबसे लंबी है, तो ऐसे में मेरे भाई हमको सबसे एक्सपर्ट आदमी चाहिए ना, एक्सपर्ट को ही तो प्रवीण बोलते हैं, तो प्रवीण कुमार यहां आ जाएंगे। बोलो भाई मेरे, याद आ गया? तो आप देखो आंसर, देखो कितना बढ़िया बढ़िया है। प्रवीण हमारे पास सबसे लंबी और सबसे जटिल के लिए चाहिए होते हैं, बोलो हाँ या ना? लंबी तथा जटिल के लिए हम इनको लेंगे, एक्सपर्ट को लेंगे, सही बात है ना? और उसके बाद हम शत्रु के लिए, तो आईटीबीपी के लिए हम इनको लेंगे, हाँ या ना? और राकेश अग्र आगे रहना है, यहाँ एक मिनट, यहाँ यहाँ ठीक है, यहाँ आईटीबीपी के लिए इनको लेंगे, ठीक, चाइना शत्रु है, और हमें आतंकवादियों से हमेशा आगे सोचना है, तभी हम उनको पकड़ पाएंगे, तो एनआईए के ये हो जाएंगे। बोलो याद रहेगा हमेशा, मस्त एकदम, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड यार। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ठीक, इतनी कहानी अच्छे से आई है ना सभी लोगों को एकदम? शाबाश। सर एसएससी का बोल रहा है भैया, रुक जाओ, कोर्स रुक जाओ भाई, पहले उसके बाद कोर्स दुनिया में होता रहेगा, अंत में बताएंगे, बताया तो कल लॉन्च करेंगे, काहे बिल्कुल मत पीछे, कल लॉन्च करेंगे, बोल तो रहे भाई, कल करेंगे कल। अब फिर देखते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, ये आपको अपने आप से एक बार देखना है। क्या ही देखोगे तुम अपने आप, हमें बहुत कायदे से पता है, तुम नहीं देखेंगे आप अपने आप, कुछ नहीं देखते हैं आप अपने आप। आप आपसे जानते हो, मैं बोल देता हूँ कि ये अपने आप देखना, आप भी सोचते हैं हाँ ये अपने आप देखेंगे, मैं बोलता हूँ देखना, आप बोलते हैं हाँ देखेंगे।
और फिर वो चला ही जाता है। देखो भाई मैं ही दिखाता हूँ। 28 तारीख, अभी 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव में, मतलब नेशनल यूथ फेस्टिवल में, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कहां पर हुआ, किया गया था मेरे भाई? भारत मंडपम में किया गया था नेशनल यूथ फेस्टिवल। और महोत्सव के लिए देखो मंडप चाहिए ना, तो भारत मंडपम में, और देश का सबसे बड़ा मंडप यहीं पर है। तो 12 जनवरी को, जिस दिन हमारे स्वामी विवेकानंद साहब का जन्मदिन होता है, उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने क्या स्थापना करा है बताओ? राम, ये इन्होंने क्या, रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मठ की स्थापना करी है? बोलो हाँ या ना, बताइए। रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने करी है? सारे बच्चे बताएंगे। रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने करी है? कम ऑन। ऐसी कब एमटीएस का पेपर कब होगा? 4 फरवरी को मेरे भाई, 4 फरवरी को बालक। हाँ, शाबाश, हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, पता चल रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? दिस इज हाँ नहीं नो। जिन लोगों ने याद दिख गया कि पिछली क्लास किन लोगों ने करी थी, जिन्होंने भी पिछली क्लास करी थी, वहां पर इस डिफरेंस को साफ बताया गया था। रामकृष्ण मठ अलग है मेरे भाई, और रामकृष्ण मिशन अलग है। रामकृष्ण मठ अलग है और रामकृष्ण मिशन अलग है। तो रामकृष्ण मिशन जो है मालक, इसकी स्थापना करी थी नरेंद्र दत्त, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। और रामकृष्ण मठ की स्थापना जो थी, वो इनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने करी थी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इसकी स्थापना करी थी। समझ गए? तो ये डिफरेंस है भाई मेरे दोनों में। तो रामकृष्ण परमहंस ने करी थी रामकृष्ण मठ की, क्योंकि वो एक मठ था, और उसमें वो जितने भी लोगों को समस्याएं होती थी, वो अपने वहां पर उनको रखवाते थे, रहते थे वो लोग। रामकृष्ण मिशन मतलब धर्म का इस्तेमाल दूसरों की सहायता करने के लिए, स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए, चिकित्सा देने के लिए, इन सब करने के लिए। तो वो रामकृष्ण मिशन है। वो उनकी मृत्यु के बाद, जब रामकृष्ण परमहंस उनकी मृत्यु हो गई, तब उनकी याद में विवेकानंद साहब ने खोला था। मठ नहीं खोला, मिशन खोला था, याद रखना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चले, चलिए नेक्स्ट कहानी पर। एमटीएस में लास्ट डेट लेनी चाहिए नहीं यार? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप कौन सी डेट ले रहे हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब ये देखोगा, तो शिकागो स्पीच इनकी बहुत फेमस है, जहां ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में गए थे, और इन्होंने हिंदुइज्म का, मतलब पूरे दुनिया में डंका बजा था हिंदुइज्म का। आइए आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे हम कब मनाते हैं? देखो हिंदी में, देखो ऐसे याद रखो, हिंदी को वर्ल्ड में 10 on 10 स्कोर मिलता है, फुल में फुल, एकदम एक नंबर भाषा है कि नहीं? तो एक नंबर भाषा माने पहले महीने में होगी, तो 10 जनवरी। तो 10 जनवरी 1975 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी जी ने नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन करवाया था, ताकि हिंदी को वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट किया जा सके। बस इसकी शुरुआत इसलिए हुई थी। फिर बंद हो गया था। फिर उसके बाद फिर ज्यादा हुआ नहीं था। फिर उसके बाद क्या हुआ? ये कॉन्फ्रेंस की, हर साल हम लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये फिर से 2006 में, जो उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। ठीक है, चलिए आइए बढ़ा जाए आगे। और नेशनल हिंदी डे कब मनाते हैं? नेशनल हिंदी डे मेरे भाई हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, माने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 14 फरवरी 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, इसको, इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हिंदी को राजभाषा, तो इस दिन हम लोग नेशनल हिंदी डे मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग उधर मनाते हैं। यहां तक आया? आओ आगे। तो ये हो गया, ये हो गया, ये आया नेशनल हिंदी डे आएगा मेरे भाई, नेशनल हिंदी डे। ठीक है, नेशनल हिंदी डे। आगे आते हैं अपन, स्टैटिक जी के देख रहे हैं भाई। राष्ट्रीय नेशनल हिंदी डे हो गया, ये सब हो गया, फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस, ये सब बता चुका हूं आपको। 15 जनवरी को आयोजित 78 भारतीय सेना, जो अभी आ रहा है, किस शहर में आयोजित होने जा रही है? भारतीय सेना। तो 15 जनवरी, इस बार 78 आर्मी डे परेड जो है वो कहां पर हो रही है? 15 जनवरी आर्मी डे होता है, 26 जनवरी वाला मत समझना, 15 जनवरी आर्मी डे होता है। एक बात बताओ मेरे भाई, बहुत सिंपल सी कहानी है। इंडियन आर्मी हमेशा क्या बोलती है? जय हिंद, है ना? जय हिंद, तो जय से जयपुर हो गया, याद हो गया हमेशा, है ना? इजी है, शाबाश, क्या बात है। ठीक है, वेरी गुड यार, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सो जय हिंद माने जयपुर हो गया। आओ, अच्छा और बता दें, 15 जनवरी को क्या हुआ था? के एम करियप्पा साहब ने फील्ड, ये कमांडर बने थे पहले हमारे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। और इसके बाद अभी कौन है? अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी आ जाते हैं, ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं। कमांड हेडक्वार्टर्स कहां पर है? ये जयपुर, चलो जयपुर तो उसका हेडक्वार्टर आता है, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर बस ये ध्यान रखिएगा 15 जनवरी 1949, क्योंकि अब इंडियन आर्मी डे इसलिए मनाते हैं, इंडियन आर्मी की कमांड एक इंडियन के हाथ में आई थी, जनरल के एम करियप्पा के हाथ में आई थी। ठीक, ऐसे। फिर देखेंगे, अच्छा
भारतीय नेशनल स्टार्टअप डे जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा मोदी जी ने 2022 में करी थी। नेशनल स्टार्टअप, एक चीज तो है, स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है इंडिया में, बहुत ज्यादा। और इसके पहले पूछा भी नहीं जाता था स्टार्टअप्स को। गवर्नमेंट का ये पॉलिसी बहुत बेहतरीन गई है, और इससे इतनी हेल्प हुई है आम लोगों को। जैसे देखो, ब्लिंकिट आ गया, जोमैटो आ गया, स्विगी आ गया। आज लोग कह रहे हैं अरे उनको आप इतना ये जॉब नहीं देते और उनके लिए आप कम आप पैसा दे रहे हैं, बट द पॉइंट है, सोचिए, ये लेबर्स हुआ करते थे लोग। आज बच्चा इंसान ये सोच सकता है कि यार मैं डिलीवरी राइडर बन सकता हूँ। डिलीवरी राइडर से ज्यादा देश में मजदूर हैं, बट उनके बारे में कोई नहीं बोलेगा कि यार मजदूरों को 40,000, आज कहा जा रहा है डिलीवरी राइडर को 40,000 मिनिमम सैलरी दो। दे सकते हैं, पैसा इंसान आप ही के पास से जाएगा, आपके और हमारे पास से, क्योंकि कोई भी संस्था अपनी जेब से कहां तक दे पाएगी। देना तो इवेंचुअली कस्टमर को ही पड़ेगा, चाहे वो 40,000 का, वो 1 लाख दे सकते हैं डिलीवरी राइडर को, लेकिन फिर खाना आपका इतना महंगा हो जाएगा कि आप खाना खा ही नहीं पाएंगे। इवेंचुअली क्या होगा, 1 लाख रुपए उन्होंने मान लिया, 25,000 40,000 डिमांड करी जा रही है कि 40,000 मिनिमम सैलरी रखो, रख दी। पैसा कस्टमर का ही बढ़ाया जाएगा, कस्टमर का पैसा बढ़ेगा। कस्टमर इंडिया का बहुत कॉस्ट सेंसिटिव है, वो ऑर्डर करना बंद कर देगा। ऑर्डर करना बंद कर देगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे, तो वो अपने उन्हीं डिलीवरी राइडर्स को उनको नौकरी से निकालना पड़ेगा। तो हाइप ज्यादा है कि इतना सैलरी करो, इतना सैलरी करो, लेकिन आप देखिए टिप, जोमेटो पे ऑफर होता है कि इफ यू फील कि यार आप कम पैसा दे रहे हो, आप टिप कर सकते हो राइडर को। मैं जब भी रात में कुछ मंगवाता हूँ, वैसे टिप नहीं करता, रात में करूंगा अगर 10 बजे के बाद में, आई ऑलवेज गिव 100 रुपीज टिप। सर्दी है, अगर गर्मी है तो 50 to 80, सर्दी है तो हमेशा 100 रुपीज टिप देता हूँ। अगर 10 बजे के बाद अगर कुछ भी मंगवा रहा हूँ रात में तो देता हूँ। तो क्या है कि लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो आराम से वो कर सकते हैं, लेकिन जस्ट दे डोंट डू इट। डिलीवरी चार्जेस, मेरे भाई डिलीवरी चार्जेस 40 रुपए होता है, कैसे चलेगा उसमें? उसमें कंपनी नहीं चलती, कंपनी उस कमीशन से चलती है जो वो रेस्टोरेंट से लेते हैं। जोमेटो और स्विगी का अगर आप मॉडल देखोगे ना, तो दे बेसिकली उनको उनसे मतलब ना पानी भी नहीं निकलेगा उनके स्टाफ का, उससे जो वो डिलीवरी चार्ज लेते हैं। डिलीवरी चार्ज में तो राइडर का पैसा और वो वाला पैसा हो जाता है, जो आपका पेट्रोल का पैसा, और उनका जो उन्होंने प्लेटफॉर्म बना रखा है, उस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखने का पैसा। द मेन प्राइसिंग जोमेटो जिससे अर्न करता है, दैट इज द 30% मार्जिन, 20% मार्जिन जो फूड पे लेते हैं वो हर रेस्टोरेंट से। आप 200 का ऑर्डर करोगे तो 20%, 40 रुपीज वो जोमेटो के पास जाएगा, उससे दे अर्न फ्रॉम दैट। ये है। चलिए भाई, नेशनल स्टार्टअप डे कब होता है? हाँ जी, ओके। अच्छा, आप इंस्टामार्ट में डिलीवरी करते हैं, अरे बहुत बढ़िया। राजदीप भाई आप बेहतर बता सकते हैं इसमें। तो 16 जनवरी हमारे पास में ये आ जाएगा, ये हो गया। चलिए, तो नोडल डिपार्टमेंट क्या हो गया? डीपीआईआईटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिपार्टमेंट में अभी जैसे अब वो कर दो, अभी हमने इसमें रजिस्टर कराया है ना, तो फायदा क्या होता है, जैसे ये मैंने पर्सनली इसमें इन्वेस्ट कह रहा हूँ, रजिस्टर कराया हुआ है। फायदा ये होता है कि आप 3 साल तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना होता है आपकी कंपनी को, ठीक है? ये तो स्टार्टिंग के 10 सालों में कोई भी 3 साल आप चुन लो जहां आपको इनकम टैक्स आपसे लिया ही नहीं जाएगा, जीरो इनकम टैक्स कर दिया जाएगा। ये वो बात अलग है कि इनकम ही कम है तो इनकम टैक्स क्या ही देंगे, लेकिन कम से कम ये है कि डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो तब आप स्टार्टअप माने जाते हो। जब आप इसमें रजिस्टर कराओगे ना, तब आप स्टार्टअप माने जाओगे, ये चीज है। चलिए आइए और आगे आते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ रहे हैं। लास्ट कैटेगरी है हमारी ये, इसके बाद हमारा करंट अफेयर्स डन है। आज का पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स हमारा डन हो जाएगा इसके बाद, ठीक? चलिए आइएगा, तो 16 जनवरी होता है स्टार्टअप वाला दिन, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। तो अभी देखिएगा, हाल ही में सवाल कर रहा है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली ये किसको मिला है? तो देखो एक बात बताओ, अ, यहाँ पर एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको अवार्ड किया गया है ये ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली। मतलब बेसिकली इन्होंने क्या किया ना, इंडिया और इटली की दोस्ती को आगे बढ़ा दिया। तो ऐसे याद रखो, बताता हूँ। श्रीनिवास डेम्पो, देखो मेरा भाई, देखो डेम्पो जो है वो टेम्पो जैसा साउंड कर रहा है, बोलो हाँ या ना, है ना? भाई देखो यार, डेम्पो जो है वो टेम्पो जैसा साउंड कर रहा है, बोलो सही बात है कि नहीं है? तो डेम्पो, तो भारत और इटली की दोस्ती की उन्होंने टेम्पो की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। बहुत ही वाहियात ट्रिक है, लेकिन याद रहेगा, सही बता रहा हूँ, याद रहेगा। तो यहाँ टेम्पो लग रहा है ना, तो टेम्पो, भारत और इसकी दोस्ती को उन्होंने टेम्पो की तरीके से आगे बढ़ा दिया है। बेहतरीन भाई। चले आगे। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पर आओ। तो ये हो गया, और कुछ नहीं देखना है आपको। एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये एफएओ का हेडक्वार्टर है इटली, रोम में, दैट्स इट। फिर हाल ही में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को असाधारण सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि एक्सेप्शनल सर्विस, यूएन सेक्रेटरी जनरल का एक्सेप्शनल सर्विस अवार्ड। बस आई गेस 5-7 मिनट और होगा, 5-7 मिनट में ओवर हो जाएगी पूरी करंट अफेयर्स, पूरा का पूरा। तो ये आ जाएगा, इट इज किसको मिलेगा भाई ये? इनको, इनका नाम है मेजर स्वाति शांता कुमार। अब आप समझ गए,
स्वाति शांता कुमार, उनके नाम में ही शांति है, समझ रहे हैं? तो एक्सेप्शनल सर्विस, तो यूएन का काम क्या है? दुनिया में शांति मेंटेन करना, यही तो काम है ना भाई, इनका कभी वॉर ना होने पाए, और इनके नाम में ही शांति है। अरे यूएन का काम ही शांति मेंटेन करना है और इनके नाम में ही शांति है। हो गया आंसर मेरा, ठीक है। चलिए आइए, यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है ये हमने देख लिया, एंटोनियो गुतेरेस हो गए। फिर देखिए 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा जो है, इसका पुरस्कार किसने जीता है? बेस्ट मोशन पिक्चर्स ड्रामा अवार्ड, ये किसने जीता है 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में? तो 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड में जीता, ये अवार्ड जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ये आएंगे हैमलेट। इसमें आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, कुछ है नहीं इसमें याद करने के लिए। बेस्ट मोशन पिक्चर्स अवार्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आया है हैमलेट, इस मूवी को दिया गया है बेस्ट अवार्ड। ये आपको याद करना होगा, बिकॉज नथिंग इन दिस की इसमें आपको हम कुछ वैसे बता पाए, ठीक है। कुछ ऐसा वर्क किया नहीं अभी हालांकि इसके ऊपर इस चीज से। हैमलेट, अच्छा अब देखिएगा, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1944 में, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अवार्ड्स हैं, एकेडमी अवार्ड्स के उससे है ये। और जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में अच्छा करता है ना, वो ऑस्कर में भी कई बार ऐसा हुआ है कि उसी ने ऑस्कर भी जीता है, तो हो सकता है इस बार हैमलेट ऑस्कर जीत जाए। अच्छा, तो फिल्म और टेलीविजन दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है ये, ठीक बात है। जनवरी आखिरी आ रहा है, 2 सवाल और बाकी है, डन है। फिर जनवरी 2026 में किस भारतीय अभिनेता राजनेता को जापानी मार्शल आर्ट केंजुत्सु के औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट उपाधि के साथ सम्मानित किया गया है। ओ, तो टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट किसको जाना जाता है, और केंजुत्सु जो है ये, तो यहां पर आप बोलिए पहले। देखिए पवन कल्याण ने केजुत्सु सीखा है, पवन कल्याण नाम है इनका। पवन कल्याण ने इनको जापानी मार्शल आर्ट, टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट का जो दिया गया है, ये लोग शायद विद्युत जामवाल आंसर कर देंगे, नहीं भाई, ये है कल्याण। पवन कल्याण आते हैं, देखा है आपने पवन कल्याण को? टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स इनको बोलते हैं। बस भाई साहब, अब इसके बाद आपकी पूरी कहानी जो है समाप्त हो रही है यहां से। इसके बाद तो केंजुत्सु, केंडो, बूडो, ये सारे जापानीज आर्ट्स हैं, आपको खाली ये याद रखना है बस। ये आई। फिर जनवरी 2026 में अरित्रा रॉय ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकनकागुआ को तिरंगा फहराया है? कुछ नहीं यार, आपको ऐसे समझना है कैसे। अरित्रा, अकनकागुआ, एंडीज जितने भी ए वाले हैं ना, और अर्जेंटीना, ये सब ये कर चुकी है। तो यहां इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने क्या किया है, ये पश्चिम बंगाल की है ये, इन्होंने अर्जेंटीना में अभी हाल ही में माउंट एकनकागुआ, ये अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है एकनकागुआ, साथ ही एंडीज पे भी ये चढ़ चुकी हैं, साथ ही ये एंडीज पे भी चढ़ चुकी हैं, साथ ही ये आपका जो एंडी साउथ अमेरिका में है ना, वहां पे भी पड़ चुकी हैं। अभी कहां पर है, ये आ जाता है माउंट एकनकागुआ, किस महाद्वीप को सबसे ऊंची चोटी माउंट एकनकागुआ आ जाएगा आपका यहाँ पर। माउंट एकनकागुआ, यार एक मिनट रुकना जरा, अर्जेंटीना या साउथ अमेरिका, इट वाज देयर एंड नाउ आई एम लाइक कि अब नाउ आई एम डबल गेसिंग इट, कि एंडीज पे जाएगा ये या उस पे जाएगा ये। माउंट अकनकागुआ अर्जेंटीना की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ जी ठीक है सही है। तो अर्जेंटीना, अच्छा हाँ ठीक तो है यार, क्यों क्या, मैं पता है दिमाग से क्या सोच रहा हूँ, अर्जेंटीना है तो साउथ अमेरिका क्यों लिखा है? अर्जेंटीना को पता है क्या सोच रहा हूँ, जो नीचे वो वाला वो नहीं है कॉन्टिनेंट, सबसे नीचे वाला, क्या नाम है उसका, अरे जो पूरा बर्फ का, अंटार्कटिका, मैं सोच रहा हूँ अंटार्कटिका दिमाग में मेरे क्यों आ रहा है, पता नहीं क्यों। साउथ अमेरिका, तो अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना का है साउथ अमेरिका में। दैट्स इट मेरे भाई, तो दैट रैप्स अप योर ऑल द थिंग्स। यहां तक अब आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स जो है ये समाप्त होता है। नितेश भाई आप ऑफलाइन कमेंट कर दो, हम इसको देख लेंगे। बोलिए भाई कैसा रहा, मजेदार? अब आपको बताता हूं इसका नोट्स कहां मिलेंगे, रुको अभी देख लो पहले कैसा रहा। सब आगे एक बार रिवीजन कर ले, क्या बोलते हो यार, एक बार रिवीजन कर ले, आप देखो कि आपको कितना याद हो चुका है। 5 मिनट जहां इतना, वहां हमारे वहां ना एक बड़ी अच्छी कहावत है, जहां 90 वहां खब्बे, मतलब जैसे होता, इसका मतलब है जहां इतनी देर वहां थोड़ी और सही। तो इसका बड़ा एक अच्छी कहावत है, जहां 90 वहां खब्बे। तो वही मैं आपसे भी बोलता हूं, अरे जहां 90 वहां खब्बे, थोड़ा और है ना, थोड़ी और देर रुक जाते हैं और एक बार ना ये रिवीजन भी कर ही देते हैं, ठीक, कर ही देते हैं। आओ एक बार कस के खटाखट देखेंगे बहुत रफ्तार में, ठीक है भाई। चलो अब देखना, अब क्या करेंगे यहाँ पर, आ तो जाए पहले ये देखो, हाँ रुको रुको रुको, पहले करते हैं ना, पहले करते हैं रिवीजन, ठीक है। आइए यहाँ पर आते हैं, टेलीग्राम यूज हो गया, यहाँ पर आओ। ब्रिक्स की अध्यक्षता, कमान क्विकली, इसका क्या आ जाएगा? ब्रिक्स का फुल फॉर्म ब्रिक्स से रिलेटेड है, आंसर ये हो गया। बहुत तेजी से आंसर देंगे मेरे भाई। हेनली पासपोर्ट में इंडेक्स में रैंक, हेनली एच, ऊपर नीचे जोड़ो, जीरो लेके आओ, क्योंकि पूरे भारत में गोल गोल, पूरे भारत में पूरे दुनिया में घूम सकते हैं हम पासपोर्ट के साथ में, तो ऐसा पूरे दुनिया। और ये एच से 80 आ जाएगी। कितने देशों में हम जा सकते हैं? 55। आगे आएंगे,
फिर देखेंगे पाकिस्तान को कौन से साले अवैध सीमा समझौता करके शख्सगाम वैली को सौंप दिया है। शख्सगाम वैली को सौंपा है 1963 में। द आंसर इज दिस। नाउ अब देखिएगा, वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा बढ़कर कितने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? 116 पे पहुंच चुका है। ये वो आ जाएगा 116, सी है उधर। फिर देखो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये बताया। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स कहां और हैं भाई? सबसे बड़े लोकतंत्र में होंगे। सबसे बड़ा लोकतंत्र किसके पास है? कम ऑन गाइस एवरीवन क्विक। हाँ किसके पास है? अरे हमारे पास है, भारत के पास है, तो ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर देखो पशु उत्पादक डेयरी अनुसंधान के सुधार के लिए हाल ही में एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड किसके साथ साझेदारी करी है? आईसीएआर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन यही इन्होंने ही लेकर के मतलब भारत भर में फैलाया था। फिर 19 जनवरी से हेडक्वार्टर भी कहां पर है? अमूल आनंद में है ये। फिर 19 जनवरी को लॉन्च होना रिपब्लिकन नेशन इंडेक्स। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, ये इंडिया लॉन्च कर रहा है। ये मॉरलिटी सबसे मॉरली करेक्ट देशों के बीच में नैतिक आचरण और शासन और इसके ऊपर कर रहा है। फिर देखोगे यहाँ पर हाल ही में किसने हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया पीएम केयर्स फंड आरटीआई के तहत नहीं आता? तो ये कौन से किसके तहत आएगा मेरे भाई? ये आएगा आपका दिल्ली हाईकोर्ट। मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट। फिर देखिएगा यहाँ पर वित्त कौन से सीजीएचएस दिया, सीजीएचएस में अब आयुष जोड़ दिया, तो अब वो क्या हो गया? अब वो एक संपूर्ण हो चुका है, तो संपूर्ण आयुष आ जाएगा। लो भाई मेरे भाई आंसर। फिर देखो अभी हाल ही में नीति आयोग ने निर्यात सूचकांक एक्सपोर्ट इंडेक्स में, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा ऐसा है जिसका निर्यात सबसे अच्छा हो चुका है? द आंसर इज मेरे भाई क्या? कम ऑन क्विक। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। हाँ जी शाबाश, आगे आओ। फिर मसाला सम्मेलन कहां होगा जहां वास्को ड गामा मसाला लेने आया था? वास्को ड गामा मसाला लेने कहां आया था मेरे भाई? कोचीन में आया था। हाँ जी ब्रिलियंट, मजा आ गया, शाबाश, आ गया। फिर देखो यहाँ पर जनवरी 2026 में कौन से क्षेत्रीय एआई इंपैक्ट कहां आ रहा है? लाखों को इंपैक्ट होगा इसका, तो लखनऊ में हो रहा है। एआई सिटी कहां आ रही है? लखनऊ में आ रही है। अपार आईडी में कौन है? आईडी सबसे ज्यादा कहां बने होते हैं? बम कहां होते हैं? आईडी, तो आईडी सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में होते हैं ना, तो अपार आईडी में भी सबसे शीर्ष स्थान पर छत्तीसगढ़ है। फिर बात करेंगे, बहुत बढ़िया से देख लो यार करंट अफेयर्स, मतलब इतना बेहतरीन आप ना, मतलब शायद ही कहीं और पढ़ पाए। दिस इज समथिंग विच इज फिनोमिनल, आपको यही याद भी हो जाएगा। अब आप इतना रिलैक्स रहिए, एक हफ्ते की न्यूज आपको पूरी याद हो गई है। इसका एक मैं टेस्ट करवा दूं, क्या बोलते हो? एप्लीकेशन पर एक टेस्ट करवा दूं इसका, वन फ्री टेस्ट फॉर एवरीवन, व्हाट डू यू से? कराएं? चलो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अगर टोटल लगभग 400-500 बच्चों को टेस्ट चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, लेकिन अभी 2 बजे तक करना। 2 बजे तक करोगे तो मैं 8 बजे करा दूंगा। आज 8 बजे से लेके कल 8 बजे तक उसको ओपन रहेगा वो, ठीक है। तो एक टेस्ट करवा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट 4 to 500 पीपल शुड बी देयर, 4 से 500 लोग होने चाहिए। अभी 2 बजे तक कमेंट कर देना अगर आप टेस्ट चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट बनवाना पड़ेगा। फिर आप भी समझ रहे हैं यार, एक एडेड रिसोर्स हम एम्प्लॉय करेंगे, टाइपिस्ट एम्प्लॉय करेंगे, वो डालने वाला एम्प्लॉय करेंगे, फिर उनको डालेंगे, तो वो फिर वो जो इतना मेहनत लगेगी ना, वो सिर्फ वाजिब होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो पता चला 100 लोगों को टेस्ट देना है, एटलीस्ट 500-700 लोग होने चाहिए जिनको टेस्ट देना हो, तब फिर हम उसको ले आएंगे आज आपके लिए, एंड दैट विल बी गेट इट फॉर यू फॉर फ्री, ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब देखिएगा प्लेलिस्ट सेलेक्ट कर दें सी वीकली की, कमेंट कर देना, ऑफलाइन देख लेंगे उसको, ठीक है। आगे आओ, दाग धरती ग्रीनफील्ड कहां पर है? डीएनए तो नेल्लोर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं, यहाँ पूर्व जैविक पंचायत कहां पर आ जाएगा? बामना नस्सी तो राजस्थान में आएगी, और दादरा करके कुछ है इसका, खैरवाल तिजरा नहीं, हाँ कोटपुतली, यस कोटपुतली बहरोड। फिर आओ यहाँ पर, हाल ही में किस बैंक में सुदूर ग्रामीण एटीएम वाला? त्रिपुरा आ जाएगा भाई, है ना। फिर आओ, किस राज्य में गुर्दे के रोगों से पीड़ित? तो गुर्दे के रोगों से पीड़ित हो अगर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुमको अपनी दशा सुधारनी पड़ेगी। दशा से दिशा, दिशा से उड़ीसा, हाँ हो गया, ठीक है, आगे आओ। फिर देखो यहाँ पर, फिर यहाँ पर आते हैं, हाल ही में जनवरी में किस देश में प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर एसे एलिसी एसे? ऑस्ट्रेलिया, डन। आगे आएंगे, फिर जनवरी में विराट कोहली ने किस दिग्गज, पहले संग संग चल रहे थे, फिर संग छोड़ दिया मैंने, साथ छोड़ दिया मैंने, संगा करा। आगे आएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर 28,068 रन का स्कोर है इनका। 50 वर्ष की आयु में निधन होने वाले ये कहाँ से थे? ओली, ओली आ जाएंगे हमारे स्विट्जरलैंड से। फिर देखिएगा यहाँ पर हाल ही में मेघालय, मेघालय में, ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये तो मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है, चलिए ठीक है। वैसे आपको बता दूं, मेघ जो है, मेघ हर एक को मोहित करते हैं ना, मेघ हर एक को मोहित करते हैं, तो ये आ जाएंगे। जब मेघ बादल आते हैं तो अरे देखो बादल आ गया, बारिश होने वाली है। मेघ हर एक को मोहित करते हैं, तो मोहिते आ जाएंगे, खत्म कहानी। आओ मेरे भाई आगे, यहाँ जनवरी में केंद्र सरकार ने किस एनआईए, एनआईए अगर आप आतंकवादियों पे हैं तो आतंकवादियों से हमेशा आपको एक कदम आगे रहना होगा, माने अग्र रहना होगा, माने आंसर आ गया राकेश अग्रवाल, ठीक है। आगे आओ, फिर देखेंगे केंद्र सरकार ने किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस है, वहां हमारे शत्रु हैं, तो शत्रु हैं तो शत्रुघ्न होंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं, फिर देखेंगे यहाँ पर केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक के तौर पर, बीएसएफ सबसे ज्यादा मतलब बिल्कुल सर खपाऊ वाली सीमा है हमारे लिए, पाकिस्तान बांग्लादेश, तो हमें अपना एक्सपर्ट आदमी चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए तो प्रवीण चाहिए, प्रवीण मतलब एक्सपर्ट होता है। हाँ जी चलिए,
आइए आगे आते हैं। अब देखिएगा डेज में हमने क्या देखा, युवा महोत्सव कब हो रहा है मेरे भाई, युवा महोत्सव कहाँ करा जा रहा है, महोत्सव के लिए मंडप चाहिए तो भारत मंडप में होगा, 12 जनवरी को होता है ये। फिर हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस कब होता है, 10 जनवरी को होता है ये, और नेशनल हिंदी 14 सितंबर को होता है। फिर हम बात करेंगे 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, सेना क्या बोलती है, जय हिंद, तो ये कहाँ होगा, जयपुर में होगा। बोलो मेरे भाई कैसा रहा, अब बताओ पूरे हफ्ते की न्यूज, पूरे के पूरे हफ्ते की न्यूज आपको बेहतरीन आ गई। एंड ट्रस्ट मी देयर कुडंट बी बेटर करंट अफेयर्स देन दिस वन, इतना बेहतरीन मुझे पूरा याद हो गया, ऐसा रट गया आपको पढ़ाते पढ़ाते, खाली इतनी सी देर में मजा आ गया भाई। इसीलिए मैं कहता हूं डेली करंट अफेयर्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ टाइम बर्बादी है डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर बढ़िया लगाओ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा मेरे भाई, ठीक है। और डू टेल मी अप। एंड करंट अफेयर्स के लिए ना ऑल्सो आप लोगों के पास ना, अगर आपको मैगजीन्स की आवश्यकता हो कि आप लोग कहें सर आपकी करंट अफेयर्स की ईयरली बुक नहीं आएगी, नहीं, ईयरली बुक नहीं आएगी, ईयरली बुक ना अपडेट नहीं हो पाती है। तो अपडेट मतलब वो साल साल में ही अपडेट होगी। तो ना यहाँ पर एक करंट अफेयर्स का एक वो है, कहाँ है पता नहीं यार, कहीं तो है यार, बहुत अच्छा सा है यार वो करंट अफेयर्स का, कहाँ है, लाइव कोर्स में है क्या, शायद होना चाहिए लाइव कोर्स में, लाइव कोर्स में होगा, हाँ लाइव कोर्स में होना चाहिए शायद। चलो यहाँ चेक कर लेना, यहाँ ना एक करंट अफेयर्स का, यहाँ ना एक करंट अफेयर्स का एक वो होगा, सर्च करूं, उसमें ना मैगजीन है, सारी ई बुक्स है, हर महीने की ई बुक आती है उसमें। हाँ ये रहा, यस, इसमें ना हर महीने की मैगजीन होती है, जैसे 2024 की भी है ये सारी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हिंदी इंग्लिश अलग अलग होती है, बिल्कुल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो मंथली टेस्ट भी होते हैं यहाँ पर ये, तो आपका जो टेस्ट होगा वो भी यहीं पर ही करवाऊंगा मैं। सीए मैगजीन तो 2025 की है, ये भी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसी होती है मैगजीन, में दिखाता हूँ 2025, हाँ लास्ट ईयर